आगे बेटा। बस बे, बर्तन मत खड़काओ अभी से। चलो स्टार्ट करेंगे बेटा, पीरियोडिक टेबल से है ना। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखिए, जो चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं उनके बारे में पहले मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूं, ब्रीफ आइडिया दे दूं किस तरह से आपने को सब्जेक्ट से डील करना होगा। सबसे पहली बात, आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है ना, ये तीन ऐसे चैप्टर्स हैं जिनसे मैक्सिमम वेटेज आता है क्वेश्चंस का हमेशा हर साल, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो इसके अलावा जो बचने वाला पोर्शन है वो होता है ब्लॉक केमिस्ट्री, जैसे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, है ना। इनके प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, ये सारी चीजें हमें पढ़नी होती है। जनरली जो बच्चा होता है वो ब्लॉक केमिस्ट्री को सुनकर या पढ़कर घबराता है, लेकिन उससे कोई घबराने की ज्यादा जरूरत होती नहीं है ना। चैप्टर सिंपल होते सारे, और आप बहुत आराम से उन चैप्टर्स को कर सकते हैं, ठीक। अब पहली बात ये समझेंगे, संभाल लो बेटा, अभी तुमसे बॉटलें नहीं संभल रही, आगे घर गृहस्थी संभालोगे कैसे फिर तुम लोग, है। संभालो, सीखो, संभालना सीखो, ठीक है। हाँ, तो है ना, हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे पीरियोडिक टेबल से, जो हमारा बेसिक है। और एक बार पीरियोडिक टेबल पे हमें कमांड मिल जाता है तो उसके आगे हमारे आगे के जो चैप्टर्स हैं वो कंपैरेटिवली क्या हो जाते हैं, सिंपल हो जाते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे पीरियोडिक टेबल के साथ। एनसीईआरटी के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो इस चैप्टर का नाम एनसीईआरटी क्लास 11th में चैप्टर 3rd है ये, और इस चैप्टर का नाम एनसीईआरटी में क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज के नाम से दिया गया, ठीक है। और इसको हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं बेटा, पीरियोडिक टेबल। अब देखो, पीरियोडिक टेबल में आज या जो शुरू के 2-3 लेक्चर्स है, इसमें आप ज्यादातर बेसिक्स के बारे में पढ़ रहे होंगे, और हम ऐसा मान के चलेंगे कि आपको कुछ भी नहीं आता है ना, अपन ऐसी पढ़ाई करेंगे ये मान के कि कुछ नहीं आता, ठीक है। जिसको आता हो तो बहुत बढ़िया, नहीं आता हो तो कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। अब पीरियोडिक टेबल में सबसे पहली बात ये समझना है कि बेटा सब लोगों ने लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल देखा होगा, कि जो हम करेंट पीरियोडिक टेबल यूज करते हैं उस पीरियोडिक टेबल का कुछ आउटलाइन डायग्राम आपको इस तरह का देखने को मिलता है, ठीक है। ये जो डायग्राम हम देखते हैं, इसमें आप जब लेफ्ट टू राइट का जो मूवमेंट होता है, इसको बोलते हैं वी आर मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, ठीक है। ध्यान सुनना, लेफ्ट टू राइट का जो मूवमेंट होता है इसको क्या बोलते हैं, वी आर मूविंग इन अ पीरियड। और ऊपर से नीचे का जो मूवमेंट होता है, टॉप टू बॉटम, उसको हम क्या बोलते हैं, वी आर मूविंग इन अ ग्रुप। तो यहाँ पर दो तरह के मूवमेंट्स की बात आएगी। सबसे पहले अगर आप इस तरफ पे जा रहे हैं, है ना, मतलब ऐसा मूवमेंट है, तो इसको हम बोलेंगे लेफ्ट टू राइट वी आर मूविंग इन अ पीरियड। और अगर आपको ऐसा मूवमेंट दिखाया जाए तो इसको बोलेंगे वी आर मूविंग टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। तो पहले तो ये दो टर्म्स हमें क्लियर होनी चाहिए कि पीरियड जब भी बोला जाएगा इस पूरे चैप्टर में या आगे पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या आप केमिस्ट्री जब भी पढ़ेंगे, तो पीरियड की बात जब भी बात करेंगे तो कैसा होगा, लेफ्ट टू राइट का मूवमेंट, और ग्रुप का मूवमेंट कैसा होगा, टॉप टू बॉटम का मूवमेंट। दूसरी बात, पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड्स हैं उसकी बात करें तो अभी हमारे पीरियोडिक टेबल में करेंटली 7 पीरियड है ना, मतलब 7 बार आप लेफ्ट टू राइट मूवमेंट करते हैं। तो लेफ्ट टू राइट का मूवमेंट को हम लोग क्या बोल रहे हैं, पीरियड। तो जब पहले वाले में आप मूव करें तो क्या बोलेंगे, फर्स्ट पीरियड। सेकंड वाले हॉरिजॉन्टल रो में जब आप मूव करेंगे तो क्या बोलेंगे, सेकंड पीरियड। थर्ड हॉरिजॉन्टल रो में थर्ड पीरियड, सेवेंथ हॉरिजॉन्टल रो में सेवेंथ पीरियड। और जब आप टॉप टू बॉटम मूव करेंगे वर्टिकल कॉलम्स में तो इसको बोलते हैं ग्रुप। कितने ग्रुप है टोटल, 18। फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप, ऐसे ग्रुप चलते जाएंगे। ये आ जाएगा 12th ग्रुप, यहाँ आएगा 13, 14, 15, 16, 17, और यहाँ आ जाएगा 18। ये सब बिल्कुल बेसिक है, इतना कम से कम आइडिया अपने को होता ही है। तो आप देखें टोटल हमारे पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड्स हैं बेटा, 7 पीरियड्स हैं। लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल की मैं बात कर रहा हूँ, 7 पीरियड्स होते हैं और 18 ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। अब इन पीरियड्स और ग्रुप्स को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है। कितने ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया, 4, है ना। आप जानते हैं इनमें से कौन एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक होता है, तो इतनी जानकारी आई होप सबको होगी। इसको क्या बोलते हैं बेटा, एस ब्लॉक। ग्रुप नंबर 1 और 2 को मिला के ये जो पूरा डायग्राम आपको दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं बेटा, एस ब्लॉक। ग्रुप नंबर 13 से लेकर ग्रुप नंबर 18 तक का ये जो हिस्सा है इसको क्या बोलते हैं बेटा, पी ब्लॉक। ग्रुप नंबर 3 से 12 का जो हिस्सा इसको क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक। और ये जो नीचे अलग से ऐसी 2 लाइनें होती है ना, इसको क्या बोलते हैं बेटा, एफ ब्लॉक। तो आपके सामने टोटल कितने ब्लॉक है बेटा, 4 ब्लॉक है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, ठीक है। तो हमने यहां पर डिस्कशन किया कि हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स हैं, 18 ग्रुप्स हैं, और जिसको क्लासिफाई किया गया है कितने ब्लॉक्स में, 4 ब्लॉक्स में। और वो 4 ब्लॉक्स कौन कौन से हैं, एस, पी, डी और एफ। अब सवाल ये उठता है कि 4 ही ब्लॉक्स क्यों बनाए गए, 2 ब्लॉक क्यों नहीं बना दिए गए, 3 ब्लॉक क्यों नहीं बना दिए गए, 10 ब्लॉक क्यों नहीं बना दिए गए। और अगला सवाल ये उठता है कि ग्रुप्स जो बने वो 18 ही ग्रुप्स क्यों बने, ऐसा क्यों नहीं हुआ
कि 18 के बदले 12 ही ग्रुप बन गए, 10 ही ग्रुप बन गए, या फिर एस ब्लॉक में 2 ही ग्रुप क्यों आते हैं, या डी ब्लॉक में 3 से लेकर 12 ग्रुप ही क्यों आते हैं, या पी ब्लॉक में 13 से लेकर 18 ग्रुप्स ही क्यों आते हैं। अब ये सारे सवाल हैं जिनका आंसर हमें चाहिए, और इन सबके आंसर के लिए हमें क्वांटम नंबर्स की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है बेटा? क्वांटम नंबर्स। ठीक है, तो अभी ये सब बेसिक है, इसको कुछ लिखने की ज्यादा कुछ जरूरत है नहीं, जो लिखना होगा मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, अभी बस समझते जाइए, बेसिक बातें। क्वांटम नंबर्स की अगर हम लोग बात करें तो क्वांटम नंबर्स के लिए सबसे पहले हमें यह समझना कि बेटा जूनियर क्लासेस में आप एटम का डायग्राम बनाना सीखते थे कि बीच में न्यूक्लियस बनता है और आसपास ऐसे शेल्स बनते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एटम। एटम के अंदर सबसे पहले आपको ये जो सर्कुलर पाथ दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं बेटा? शेल। शेल के अंदर क्या होता है? सब शेल। सब शेल के अंदर क्या मिलेंगे? ऑर्बिटल्स। और ऑर्बिटल्स के अंदर क्या मिलेंगे? इलेक्ट्रॉन्स। ये पूरा एक फ्लो चार्ट है। सबसे पहले एटम के अंदर क्या मिलता है? शेल। शेल के अंदर सब शेल, सब शेल के अंदर ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन। अब ये शेल क्या है? तो ये जो, ये मान लो आपका न्यूक्लियस है, ये है ना, तो न्यूक्लियस के आसपास ये जो सर्कुलर पाथ बनाया गया जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, इस सर्कुलर पाथ को क्या बोला जाता है? शेल। शेल को ऑर्बिट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑर्बिट। ठीक है, तो ध्यान सुनना, सबसे पहले बात करते हैं शेल की, या शेल या फिर जिसको हम क्या बोल सकते हैं बेटा? ऑर्बिट। ध्यान सुनना, शेल या ऑर्बिट की अगर हम लोग बात करें तो शेल को रिप्रेजेंट करते हैं एन से। किसे रिप्रेजेंट करते हैं? एन से। एन का मतलब क्या है? ध्यान सुनना बेटा, एन का मतलब जब आपका शेल नंबर फर्स्ट होगा तो हम एन का वैल्यू क्या रखेंगे? 1। जब शेल नंबर सेकंड की बात होगी तो एन का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2। शेल का नंबर थर्ड होगा तो एन का वैल्यू 3, शेल का नंबर 4 होगा तो एन का वैल्यू 4, एंड सो ऑन। इस तरह से ये वैल्यूज बढ़ती जाएंगी। एन को आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। आप जब क्वांटम नंबर्स पढ़ते हैं तो सबको याद होना चाहिए, एन, एल, एम और एस, ये 4 क्वांटम नंबर होते हैं, जिसमें से इसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और इसको बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। एक बार लिख भी दे रहा हूं, इसको बोलेंगे बेटा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको बोलेंगे एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसे बोला जाता है बेटा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और लास्ट वाले को क्या बोलते हैं बेटा? स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, तो आपके सामने 4 क्वांटम नंबर आ जाते हैं। अब देखो, ये जो एन का वैल्यू 1, 2, 3, 4 है ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एन से, जो किसकी जानकारी देता है? शेल की। किसकी जानकारी देगा? शेल की। जब शेल का नंबर 1 होगा ना, तो इसको जूनियर क्लासेस में आप के शेल बोलते थे, इसको बोलते थे एल शेल, इसको बोलते थे एम शेल, इसको बोलते थे एन शेल, और इस तरह से ये शेल नंबर्स बढ़ते जाएंगे। तो जूनियर क्लासेस में आपने के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल पढ़ा होता है। क्लास 9th में पर्टिकुलरली आप ये बात पढ़ते हैं, और हमें अब के एल एम एन का कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। हमें तो अब फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल की जानकारी चाहिए होगी। और शेल कहां से दिख जाएगा? यहां से दिख जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एन इक्वल टू 1 फर्स्ट शेल, एन इक्वल टू 2 सेकंड शेल, एन इक्वल टू थर्ड शेल। इस तरह से बात चल रही होगी। ठीक है, शेल के अंदर क्या मिलेगा? सब शेल। शेल की जानकारी कौन देगा? एन। सब शेल की जानकारी कौन देगा? एल। एल की बात करूं अगर मैं, ध्यान से देखिएगा, तो अगर ध्यान सुनना और ध्यान समझना इस बात को, किस शेल के अंदर, देखो सब शेल लिखा हुआ है, मतलब समझ में आ रहा है, शेल का जो सब पार्ट होगा, शेल के अंदर वाला जो पार्ट होगा उसको क्या बोलेंगे? सब शेल। एटॉमिक पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इस तरह के टर्म आपने कई बार सुने होंगे। तो देखिए, शेल के अंदर क्या मिलता है? सब शेल। सब शेल का ऐसा कोई जगह फिक्स नहीं होता है। उतना बड़ा वो जो शेल होता है ना, जो सर्कुलर पाथ होता है ना, उसके अंदर मान लेते हैं कि कहीं ना कहीं सब शेल होगा, लेकिन कौन सा सब शेल होगा, कितने सब शेल होंगे, कौन कौन से सब शेल होंगे, ये कैसे पता लगेगा? ध्यान सुनना, आपके पास सबसे पहले जो मिनिमम शेल नंबर होगा किसी भी एटम में, कम से कम एक शेल तो होगा ही होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आने तो शेल तो चाहिए। फिर शेल नंबर 2, 3, 4, 5 ऐसे अलग अलग शेल नंबर हो सकते हैं, और ये नंबर कहीं से लेकर कहीं तक भी जा सकता है। लेकिन फिलहाल में हमारे पास जितने एलिमेंट डिस्कवर्ड है ना, वो कितने एलिमेंट्स है? 118 एलिमेंट डिस्कवर है बेटा अभी तक। कितने एलिमेंट डिस्कवर्ड है? 118। तो 118 एलिमेंट्स को भरने के लिए अभी तक केवल 7 शेल की जरूरत पड़ती है। कितने शेल की? 7। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। 8वें शेल की जरूरत अभी तक नहीं पड़ रही है। जब हाँ इससे आगे एलिमेंट्स बढ़ जाएंगे तब 8वें 9वें शेल की भी जरूरत पड़ेगी, लेकिन फिलहाल में हमें कितने शेल्स की जरूरत है? 7। 7 में से मैं 5 की कहानी आपको समझा रहा हूं, बाकी आप इसी पैटर्न में समझ जाएंगे। कहानी समझिएगा, शेल के अंदर कौन मिलता है? सब शेल। अब
कौन से शेल के अंदर कौन सा सबशेल होगा, कितने सबशेल होंगे, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। क्वांटम नंबर्स में पढ़ते हैं, हमें फॉर्मूले से ज्यादा कोई मतलब है नहीं, पर मैं फिर भी बता दे रहा हूं आपको। फॉर्मूला होता है 0 to n-1। ये फॉर्मूला होता है, क्या होता है? 0 to n-1। यहां पर n का वैल्यू आप 1 रख देंगे। जब n का वैल्यू आप 1 रख देंगे तो बताइए 0 to 1-1 कितना आएगा? 0। मतलब l का वैल्यू कितना आएगा? 0। l का वैल्यू 0 होने का मतलब कितने सबशेल है? एक है, और उसकी वैल्यू 0 है। क्या है? एक सबशेल है जिसकी वैल्यू 0 है। एक आदमी है जिसका नाम ही 0 है, ऐसी कहानी है ये। तो एक सबशेल है, उसका वैल्यू क्या है? 0। जब आप यहां पर n का वैल्यू 2 रखोगे तो 0 to 2-1। बताइए कौन कौन से इंटीजर मिलेंगे? एक तो मिलेगा 0 और एक मिलेगा 1। होल नंबर लेने, इसका मतलब इसमें कितने सबशेल मिलेंगे? 2, जिनमें से एक का नाम 0 और एक का नाम 1 होगा। क्या बात समझ में आ रही है आपके? अब ध्यान सुनो, वो सब फॉर्मूला साइड में गया, वो तो क्वांटम नंबर्स में पढ़ना है आपको। मैं आपको अब डायरेक्ट बताता हूं, जितना शेल नंबर उतने ही सबशेल। क्या बोला मैंने? जितना शेल नंबर उतने ही सबशेल। जब आप पहले शेल की बात करोगे तो उसमें एक सबशेल होगा, जब आप दूसरे शेल की बात करोगे तो उसमें 2 सबशेल होंगे, जब आप तीसरे शेल की बात करोगे तो उसके अंदर 3 सबशेल होंगे, एंड सो ऑन। ठीक है, तो पहले शेल में बताइए कितने सबशेल मिलेंगे? एक। पहले शेल में कितना सबशेल? एक। दूसरे शेल में कितना सबशेल? 2। तीसरे में 3, चौथे में 4, पांचवे में 5। अब अगर सबशेल आ रहा है, ध्यान सुनना, अगर सबशेल आ रहा है तो सबशेल होते हैं एसपीडीएफ। जो आपके ब्लॉक्स है ना पीरियोडिक टेबल के, ये जो ब्लॉक्स के नाम रखे गए हैं ये इन्हीं सबशेल्स के नाम पे रखे गए। क्यों हमारे पीरियोडिक टेबल में एसपीडीएफ ब्लॉक क्यों आया, एबीसीडी ब्लॉक क्यों नहीं आ गया? तो वो इसीलिए क्योंकि सबशेल्स के नाम ही एसपीडीएफ है और उसी के नाम के आधार पे ब्लॉक्स के नाम रखे गए हैं। ध्यान सुनेगा। अच्छा, अगर किसी में एक पहला शेल है, पहले शेल में कितना सबशेल? एक। वो पहला सबशेल हमेशा एस होगा। कौन होगा? एक जब भी आएगा तो एस आएगा, 2 जब भी आएंगे तो एस और पी आएंगे, 3 जब भी आएंगे तो एसपीडी आएंगे, 4 जब भी आएंगे तो एसपीडीएफ आएंगे, और फ्यूचर में एफ के आगे जी एच ये आते जाएंगे। ठीक है, आइए बात करते हैं। पहले शेल में कितना सबशेल? एक। क्या नाम उसका? एस। दूसरे में कितने सबशेल? 2। नाम बताइए? एस और पी। वेरी गुड। तीसरे में कितने? 3। नाम बताइए? एसपीडी। चौथे में कितने? नाम बताइए? एसपीडीएफ। एसपीडीएफ। पांचवे में कितने? 5। कौन कौन से? एस पी डी एफ जी। हालांकि अभी तक हमें जी की जरूरत पड़ी नहीं है। जी है, प्रेजेंट है। कई बार आप सुनते हो ना वेकेंट ऑर्बिटल, खाली पड़ा है डब्बा। जी है, लेकिन जी की जरूरत अभी तक पड़ी नहीं है। जी की जरूरत कब पड़ेगी? अभी हमारे पास कितने एलिमेंट है? 118। जब 121वां एलिमेंट आएगा, कौन सा? 1 to 1। कैसे आएगा वो बताऊंगा। जैसे ही एटॉमिक नंबर 1 to 1 डिस्कवर होगा ना, आपको ये दिखने लग जाएगा पीरियोडिक टेबल में, और ये आ जाए उसके पहले निकल लो। समझ गया ना? एक ब्लॉक और बढ़ जाएगा, जी ब्लॉक बढ़ जाएगा। जी ब्लॉक बढ़ गया मतलब एक और ब्लॉक पढ़ना पड़ेगा, फिर और दिक्कतें होंगी, इसीलिए उससे पहले निकल लो। चलिए आइए बात करते हैं। इसमें कहानी समझिए। अब देखो, मान लो मैंने आपको एग्जाम में क्वेश्चन बोला कि बेटा एस सबशेल, कौन सा सबशेल बोला? कौन सा सबशेल बोला? एस सबशेल। अब एस सबशेल बोल दिया तो अब दिक्कत ये है कि सर एस तो बोल दिया आपने, पर वो एस 1 का है, यहां तो सब में एस है। अच्छा, अगर मैं पी बोलूं, कौन सा बोलूं? तो कौन सा नंबर नहीं हो सकता? 1 का पी नहीं हो सकता, क्योंकि 1 में केवल एस है। क्या ये बात समझ में आ रही है? पी की वैल्यू 2 से लेकर आगे कुछ भी हो सकती है, एस की वैल्यू 1 से लेकर कुछ भी हो सकती है, डी की वैल्यू क्या क्या नहीं हो सकती है? 1 और 2 नहीं हो सकती। 1D और 2D नहीं बनते, फिजिक्स में बनते या नहीं बनते हैं? 1D और 2D नहीं बनते। यहाँ खेल चालू होगा 3D से। कहां चालू होगा? अच्छा, एफ की शुरुआत कहां से होगी? 1 से, 2 से, 3 से, या 4 से? 4 से। क्योंकि आप देखो, अगर एस है तो पहला सबशेल है, पहले सबशेल के लिए एक शेल, पहले शेल में एक सबशेल, दूसरे शेल में 2 सबशेल, एस और पी। पी की शुरुआत 2 से होगी। एसपीडी डी लाना है तो तीसरा शेल चाहिए होगा, एफ लाना है तो चौथा शेल चाहिए होगा, जी लाना है तो 5G आने वाला है। ठीक है, हाँ आ गया, बहुत बढ़िया। ठीक है, पढ़ाई लिखाई करा करो, जी कम देखा करो, इधर देखो ध्यान से। हाँ, अब सुने यहां पर, अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये एसपीडीएफ जी आ गया। अब ध्यान सुनना मेरी बात, एग्जाम में अगर आपको आ गया कि एस सबशेल के बारे में कोई क्वेश्चन पूछा, तो हम कैसे बताएंगे कि वो एस तो 1 का भी हो सकता है, वो 2 का भी हो सकता है, वो 3 का भी हो सकता है, 4 का भी हो सकता है, 5 का भी हो सकता है। तो हमें कैसे पता चलेगा?
कौन से वाले एस की बात हो रही है, तो ध्यान सुनेगा, वो एस कौन सा होगा बेटा, ऐसा लिखा जाएगा 1s। 1s लिखने का मतलब क्या है, पहले शेल का एस सब शेल, अगर सेकंड का एस है तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे 2s। 2s लिखने का मतलब सेकंड शेल का एस सब शेल, 3s लिखा मतलब थर्ड शेल का एस सब शेल, फोर्थ शेल का एस सब शेल, फिफ्थ शेल का एस सब शेल। तो इसका मतलब आपको ये समझना है कि एग्जाम में देखो, आज के लेक्चर के एंड करते वक्त ना हमें कुछ पॉइंट समझने होंगे। वो पॉइंट्स क्या है, ध्यान सुनिएगा। हम ये समझेंगे कि मान लो आपको 5s बोल दिया गया, ये 5s क्या है बेटा, सबशेल है। क्या है, सबशेल। 5s सबशेल किस शेल को बिलोंग करता है, पहला तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। और दूसरा, ये 5s सबशेल किस पीरियड को बिलोंग करता है, ये पूछा जाएगा। जब भी मैं ऐसे बोलूंगा, मैं बात कर रहा हूं शेल की, किसकी बात कर रहा हूं, शेल की, सर्कुलर पाथ को शेल बोलते हैं। और जब मैं ऐसे बोलूंगा तो मैं बात कर रहा हूं पीरियड की, जब मैं ऐसे बात करूंगा तो मैं बात कर रहा हूं ग्रुप की। ध्यान सुनना, आपसे दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जो 5s, ये जो जितने भी सबशेल लिखे ना अपन ने, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 5g, इनमें से कोई भी एक सबशेल उठा के दे देगा। जैसे मान लो मैंने 5s उठा लिया सबशेल, तो 5s के बारे में दो चीजें आपसे पूछ सकता है। दो चीजें क्या है, पहली चीज कि ये 5s कौन से शेल में आता है, और ये 5s कौन से पीरियड में आता है। और इन दोनों के आंसर जरूरी नहीं है कि सेम हो, इन दोनों के आंसर अलग अलग भी होते हैं। तो वही हमें सीखना है। अच्छा, अगर मैंने 5s बोला तो ये 5s का 5 क्या बता रहा है, शेल नंबर। तो शेल नंबर कैसे निकालना वो तो हम सीख चुके हैं। क्या 5s लिखा है तो शेल नंबर आप बता सकते हो, क्या है शेल नंबर, बोलिए। पांचवा, पांचवा शेल है, पक्की बात है, क्योंकि 5s लिखने का मतलब ही क्या है, फिफ्थ शेल का एस सब शेल। तो इसका शेल नंबर कौन सा आ गया, फिफ्थ। पीरियड अभी हमने निकाला नहीं, वो अभी हम सीखेंगे, ठीक है। मान लीजिए मैंने आपको बोला 4f, क्या आप बता सकते हैं कि 4f सबशेल किसको बिलोंग करता है, तो 4f सबशेल बिलोंग्स टू कौन सा शेल नंबर, फोर्थ शेल। पीरियड नंबर अभी हमें नहीं पता, ठीक है। मान लीजिए मैंने आपको बोला 4d सबशेल, तो क्या आप बता सकते हैं कि 4d कौन से शेल को बिलोंग करेगा, फोर्थ शेल को। अगर मैंने बोला 3p सबशेल, तो क्या आप बता सकते हैं कि 3p सबशेल कौन से शेल को बिलोंग करेगा, तो आंसर है थर्ड। तो आपने कम से कम अभी ये समझा कि कौन सा सबशेल किस शेल को बिलोंग करता है, लेकिन अब ये कौन से पीरियड को बिलोंग करेगा वो निकालना हमें सीखना, और वो सीखने के लिए हम कुछ और बातें करेंगे, ठीक है। तो पहले तो ये अपन ने समझा, मैंने क्या बोला, शेल के अंदर सबशेल, सबशेल के अंदर कौन मिलेगा, ऑर्बिटल। ये जो सबशेल है ना, ये आपको किसकी जानकारी देगा, ब्लॉक की। किसकी जानकारी देगा, कैसे जानकारी देता है ब्लॉक की, आइए उस पर भी बात कर लेते हैं। ध्यान सुनना, जैसे मान लो एक एलिमेंट लिखा मैंने सोडियम, एक एलिमेंट लिखा मैंने क्लोरीन, और एक एलिमेंट मैंने लिखा जिंक, ठीक है। क्या आप जानते हो सोडियम कौन से ब्लॉक में आता है, कौन से ब्लॉक में आता है, कौन से ब्लॉक में, एस ब्लॉक। सोडियम अल्कली मेटल है, एस ब्लॉक का मेंबर है। क्लोरीन कौन से ब्लॉक में आता है, पी ब्लॉक। जिंक कौन से ब्लॉक में आता है, डी ब्लॉक, है ना। एफ का मैंने अभी एग्जांपल लिया नहीं क्योंकि उसमें लंबी चौड़ी कॉन्फ़िगरेशन लिखनी होगी। चलिए सोडियम की अगर मैं बात करूं तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। 11th क्लास में आप अफबाउ रूल सीखते हैं, अफबाउ रूल हम भी पढ़ेंगे, बट मैं अभी कॉन्फ़िगरेशन है ना डायरेक्टली लिख रहा हूं, मैं मान के चल रहा हूं इतना आपको आना चाहिए। इसके अंदर जब 11 इलेक्ट्रॉन आप भर रहे होंगे तो बेटा कॉन्फ़िगरेशन बनता है 1s2 2s2 2p6 और 3s1। जिसको ये आता है बहुत बढ़िया, नहीं आता तो भी कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। तो ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 और 3s1। मुझे बताइए पहला इलेक्ट्रॉन कहां गया, 1s में, दो इलेक्ट्रॉन गए इसमें, इसमें फिर दो इलेक्ट्रॉन गए, फिर इसमें 6 इलेक्ट्रॉन गए, कुल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10, और 11वां इलेक्ट्रॉन कहां गया, 3s में। मुझे बताइए लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां एंटर हुआ, 1s में कि 2s में कि 2p में कि 3s में, लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें गया, 3s में। अब 3 को साइड में रखिए, एसपीडीएफ बताइए लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में गया कि पी में गया कि डी में गया कि एफ में गया, एस में। किसी भी एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबशेल में जाता है, सबशेल मतलब एसपीडीएफ, लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एस में जाता है तो वो एस ब्लॉक का मेंबर कहलाएगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर पी में जाता है तो वो पी ब्लॉक का मेंबर कहलाएगा। डी में जाता है तो डी ब्लॉक का मेंबर कहलाएगा, और एफ में जाता है तो एफ ब्लॉक का मेंबर कहलाएगा। ये पहले तो दिमाग में फिट कर लीजिए। बताइए सोडियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, एसपीडीएफ में से एस में, मतलब ये कौन से ब्लॉक का मेंबर हो गया, एस ब्लॉक का मेंबर हो गया। ये पहली बात अपन ने समझी। तो हमारे पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक बने, एसपीडीएफ ब्लॉक बने।
वो sp-df ब्लॉक किस बेसिस पे बने? इस बेसिस पे बने कि आखिरी इलेक्ट्रॉन एंटर कहां हो रहा है। s में हो रहा है तो s ब्लॉक, p में हो रहा है तो p ब्लॉक, d में हो रहा है तो d ब्लॉक और f में हो रहा है तो f ब्लॉक। मुझे बताइए यहां पर हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? क्लोरीन के बारे में, एटॉमिक नंबर 70। इसका मैं कॉन्फ़िगरेशन लिख देता हूं, जिसको आता है ठीक है, नहीं आता तो बस चेक कर ले, आप तो कंडीशन समझ लें। यहां पर आएगा 3s2 और यहां आएगा 3p5। इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए क्योंकि 17 है ना, 6 मत कर देना। मुझे बताइए इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें एंटर हुआ? p में। किसमें? p में। p सब शेल में अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन गया, इसका मतलब है ये p ब्लॉक का मेंबर होगा। क्या आपको समझ में आ रहा है कि कैसे पता चलता है कि कौन सा एलिमेंट किस ब्लॉक का होता है? यस, उसके लिए देखना होता है उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिख के कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पर एंटर होता है। आइए इसके बाद बात करते हैं जिंक की एटॉमिक नंबर कितना है? 30। कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। या अव्वा रूल के हिसाब से लिख रहा हूं मैं, है ना। अब बताइए लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें एंटर हो रहा है? 3d में। लास्ट इलेक्ट्रॉन गया डी में, इसको मत देखना, लास्ट तो ये है ना, इलेक्ट्रॉन इसमें भर रहा है आखिरी। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में गया तो ये कौन से ब्लॉक का मेंबर है? डी ब्लॉक का मेंबर है। तो कौन सा एलिमेंट एस ब्लॉक में जाएगा कि कौन सा एलिमेंट पी ब्लॉक में जाएगा कि कौन सा एलिमेंट डी ब्लॉक में जाएगा, उसको पता लगाने का तरीका क्या है? लास्ट इलेक्ट्रॉन को देखना है। लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें एंटर होगा उस ब्लॉक का एलिमेंट कहलाएगा। ठीक है, आइए तो अभी हम लोगों ने समझा शेल और सब शेल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं ऑर्बिटल्स में। ध्यान सुनना, आपके पास जो ब्लॉक्स आ रहे हैं इनमें से 4 ब्लॉक्स की अगर मैं बात करूं तो शेल की बात हो गई, सब शेल की बात हो गई। अब आते हैं ऑर्बिटल्स पे। ऑर्बिटल की कहानी समझिएगा। ऑर्बिटल का मतलब होता है, हम लोग जब रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो ऑर्बिटल को ऐसे डब्बे से बनाते हैं। आपने ऐसा सुना होगा SPDF, ये सब शेल बना रहा हूं। एस में कितना डब्बा होता है? 1। या आप इलेक्ट्रॉन की फिलिंग के टाइम पे पढ़ते हैं, रूल्स के टाइम पे, पॉलीज रूल, हंट्स रूल, अव्वा रूल। पी में कितने डब्बे होते हैं? 3 डब्बे। 0 + 1 - 1, ये 0 होता है। इसमें कितने डब्बे होते हैं? 5। वेरी गुड, है ना। और इसमें कितने डब्बे होते हैं? 7। तो ये डब्बा हमने बना दिया, देख लेना है ना। 5 मतलब 7 है, उसमें ज्यादा बन गया तो भी कोई बात। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, बराबर है। चलिए, तो ये डब्बे, ठीक है ना। एस में कितना डब्बा होता है? 1। पी में कितने डब्बे? 3। डी में कितने डब्बे? 5। एफ में कितने डब्बे? 7। अच्छा, अगर मैं पूछूं फ्यूचर में जी आएगा, डब्बे बता सकते हैं? सिंपल सी मैथमेटिक्स है, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चल रहा है। 1 फिर 3 फिर 5 फिर 7 फिर 9, 2 से बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। जी की अभी हमें जरूरत नहीं है, बट अगर इन फ्यूचर पूछा जाए तो हमें पता होना चाहिए कितने डब्बे आएंगे? 9 डब्बे आएंगे। और आप पढ़ते हो एक रूल कि एक डब्बे में कभी भी 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। क्या बात सुनी हुई है ऐसी आप लोगों ने? तो मुझे बताइए, अगर इसमें एक ही डब्बा है तो इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते? 2। तो आप जानते हैं एस में ज्यादा से ज्यादा अपन 2 ही तो इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। 1s2 2s2, कभी 1s6 नहीं लिख सकते आप 1s2 लिख लोगे। क्या 2 से कम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? हाँ, आ सकते हैं। मैक्सिमम 2 आएंगे, 2 से कम आ सकते हैं। वार्तालाप ना करें बेटा, वरना ये दिन आपका आखिरी दिन भी हो सकता है। बात मत करो, ठीक है। जब पढ़ाया जाए तो बात ना करें, जब बात करने का मौका दिया जाए, जो कि कभी दिया नहीं जाएगा, तब करें बात। ठीक है, हाँ, ध्यान रखें इसको। इधर कन्वर्सेशन 1 वे होगा, आपको उधर से बात करनी बाहर। ठीक है, ध्यान रखना। एस की बात कर रहे हैं। एस में कितना डब्बा? 1 डब्बा। एक डब्बे में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। क्या 2 से कम आ सकते हैं? हाँ, 2 से कम आ सकते हैं, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं आ सकते। क्या एस में कभी 0 इलेक्ट्रॉन हो सकता है? हो सकता है। खाली हो सकता है, वेकेंट ऑर्बिटल हो सकता है। क्या इसमें 1 इलेक्ट्रॉन आ सकता है? आ सकता है। क्या इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? आ सकते हैं। पर क्या इसमें 3 आ सकते हैं? नहीं आ सकते। ठीक है, ये बात समझिएगा। पी में बात करें, पी में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 2 2, कितने हो सकते हैं? 6। तो पी की मैक्सिमम कैपेसिटी 6 की। पी में 0 हो सकता है, पी में 1 2 3 4 5 6 हो सकता है, लेकिन पी में कभी 7 8 9 ऐसे नंबर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। अच्छा, अगर मैं बोलूं हाउ मेनी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कैन बी होल्ड इन पी ऑर्बिटल, बताइए आंसर। 2। मैंने बोला है पी ऑर्बिटल। ऑर्बिटल का मतलब होता है एक डब्बा। अगर मैं बोलता हाउ मेनी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कैन बी होल्ड इन पी सबशेल, तो आप तीनों को लेते हैं। ध्यान सुनना, पी सबशेल अगर बोला जाए तो इसका मतलब है इन तीनों डब्बों को मिलाकर बात की जा रही है। और अगर पी ऑर्बिटल बोले तो इनमें से आपको पता हो तो एक को पी एक्स बोलते हैं,
एक को पी वाई, किसी को भी कुछ भी बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। एक को पी एक्स, एक को पी वाई, एक को पी जेड। तो ये पी एक्स ऑर्बिटल है, ये पी वाई ऑर्बिटल है, ये पी जेड ऑर्बिटल है। ऑर्बिटल मतलब एक डब्बा। तो पी का कोई सा भी एस हो या पी हो या डी हो या एफ हो, अगर एक डब्बे की बात हो रही है तो एक डब्बे में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते? 2। लेकिन पी सबशेल की जब बात करेंगे तो तीनों का कॉम्बो देखा जाएगा, और कॉम्बो में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 6। चले अब इसमें सुनते रहिएगा। सबसे पहली बात, क्वेश्चन बोल रहा हूं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी होल्ड इन एस ऑर्बिटल, मिनिमम 0 0, मिनिमम 0। हाउ मेनी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैन बी हेल्ड इन एस सबशेल? 2, क्योंकि इसका सबशेल और ऑर्बिटल एक ही है। हाउ मेनी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैन बी हेल्ड इन पी ऑर्बिटल? 2, पी ऑर्बिटल। एंड पी सबशेल? डी ऑर्बिटल, डी सबशेल 10, एफ ऑर्बिटल और एफ सबशेल 14। तो डी का मैक्सिमम कैपेसिटी 10 का और एफ का मैक्सिमम कैपेसिटी 14 का। ये बात समझ में आती है अपने को, ठीक है ना? अच्छा, अगर जी में बात करेंगे तो डब्बे आएंगे 9 और इलेक्ट्रॉन आएंगे 18, ठीक है। जैसे यहां पर डब्बे 2-2 से बढ़ रहे थे, इलेक्ट्रॉन 4 से बढ़ेंगे, क्योंकि हर डब्बे में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2। तो अगर डब्बे 2 से बढ़े तो इलेक्ट्रॉन 4 से बढ़ेंगे। 2 से 6, 6 से 10, 10 से 14, 14 से 18, 18 से 22। ऐसी कुछ कहानी आपको देखने को मिलेगी। तो ये हमने किसके बारे में बात करी बेटा? ऑर्बिटल्स के बारे में। ध्यान से देख लीजिएगा, शेल, सबशेल, ऑर्बिटल, और उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ये भी हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया। अब मेरी बात समझना, अब देखो यहां पर एस ब्लॉक के अंदर कितने ग्रुप्स आ रहे हैं? 2। अब एस में 2 ही ग्रुप क्यों आए? क्योंकि एस की मैक्सिमम होल्डिंग कैपेसिटी 2 है। एस में या तो 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा, अगर इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा तो, है ना, नहीं आ रहा होगा तो 0 ही है ना। हम तो बात कर रहे हैं एस ब्लॉक का मेंबर कब होगा? जब आखिरी इलेक्ट्रॉन एस में जाएगा, तभी तो एस ब्लॉक का मेंबर बनेगा। आखिरी इलेक्ट्रॉन एस में जाएगा तभी तो एस ब्लॉक का मेंबर बनेगा। और अगर एस में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो कम से कम 1 तो जाना ही पड़ेगा, और ज्यादा से ज्यादा 2 जा रहा होगा। इसलिए एस में कितने ग्रुप बनेंगे? 2। ग्रुप नंबर 1, जब एस में 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो ग्रुप नंबर 1, और जब एस में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो ग्रुप नंबर 2। मुझे बताइए, पी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी कितनी है बेटा? 6। तो इसीलिए पी ब्लॉक के अंदर 6 ग्रुप बनेंगे, क्योंकि अगर पी ब्लॉक का मेंबर होना है तो पी में इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए। और पी में अगर इलेक्ट्रॉन जाएगा तो कम से कम 1 तो जाएगा, और ज्यादा से ज्यादा 6 जाएंगे। तो जब P1 जाएगा तो ये पी ब्लॉक का पहला ग्रुप बनेगा, जब P2 जाएगा तो ये पी ब्लॉक का दूसरा ग्रुप बनेगा, जब P3 जाएगा तो ये पी ब्लॉक का तीसरा ग्रुप बनेगा, और ऐसे ही करते करते जब P6 जाएगा तो ये पी ब्लॉक का छठा ग्रुप बनेगा। इसीलिए पी ब्लॉक में कितने ग्रुप बनते हैं? 6 ग्रुप, और उन ग्रुप का नंबर होता है 13 से लेकर 18। पी ब्लॉक का ग्रुप नंबर 1, पी ब्लॉक का ग्रुप नंबर 2, पी ब्लॉक का ग्रुप नंबर 3, 4, 5 और 6। और जब आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो इसके साथ P1, P2, P3, P4, P5 और P6 भी आपको देखने को मिलेगा। ऐसा NH2 NP1, NH2 NP2, ऐसा कॉन्फ़िगरेशन हम पढ़ेंगे आगे जाके। अच्छा, मुझे बताइए, क्या ये एस ब्लॉक का पहला ग्रुप है तो इसके साथ S1 और इसके साथ S2 देखने को मिलेगा। मुझे बताइए, डी में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 10। इसलिए डी में ग्रुप भी आएंगे 10। ग्रुप नंबर 3 से गिन लीजिए, 10 ग्रुप हैं। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये कहानी कब की बनेगी? जब डी में 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा तो ये वाला ग्रुप होगा 2, 3, और ऐसे करते करते जब डी में 10 इलेक्ट्रॉन आएगा तो ग्रुप नंबर क्या बनेगा बेटा? 12। और एफ में जो एक सीरीज बनती है, अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो तो इसको लैंथेनाइड सीरीज बोलते हैं, इसको एक्टिनाइड सीरीज बोलते हैं। और एक सीरीज में 14 एलिमेंट्स आते हैं। कितने आते हैं? 14। 58 से लेकर 71, 90 से लेकर 103। ये जो 14 एलिमेंट्स आते हैं ना, ये क्यों आते हैं? क्योंकि एफ में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 14। इसलिए एफ की एक सीरीज में 14 एलिमेंट्स फिल किए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमने समझा कि हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल है। पहली बात तो उसमें 4 ही ब्लॉक क्यों है? क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जाएगा, एस ब्लॉक पी में जाएगा, पी ब्लॉक डी में जाएगा, डी ब्लॉक एफ में जाएगा, एफ ब्लॉक जी में अभी तक इलेक्ट्रॉन गया ही नहीं है। जब जाएगा तो एक और ब्लॉक आ जाएगा, जी ब्लॉक आ जाएगा। और एस में 2 ही ग्रुप क्यों बने? पी में 6 ही ग्रुप क्यों बने? डी में 10 ही ग्रुप बने? और एफ में एक सीरीज में 14 ही एलिमेंट्स क्यों आ रहे हैं? उन सब की कहानी हमको कहां से पता चलती है बेटा? क्वांटम नंबर से।
ये जो पीरियड नंबर है ये आपको शेल नंबर की जानकारी देगा। किसकी जानकारी देगा? शेल नंबर। खैर उस पर बात करेंगे अभी। अब देखो ये सारे जो बेसिक बातें हैं ना, इसको हम लोगों ने डिस्कशन किया। अब एक बात बताता हूं, यहां पर ध्यान सुनना और समझना। मुझे बताइए, सोडियम की जब मैंने कॉन्फ़िगरेशन लिखी तो ये जो 1 लिखा है, हाँ, ये जो 2 लिखा है यहां, ये जो 3 लिखा है यहां, ये क्या बता रहा है? शेल। क्या बता रहा है? शेल। अच्छा बताइए, सोडियम में कौन कौन सा शेल नंबर काम में आ रहा है? 1, 2 और 3। मुझे बताइए क्लोरीन में कौन कौन सा शेल नंबर काम में आ रहा है? 1, 2 और 3। मुझे बताइए जिंक में कौन कौन सा शेल नंबर काम में आ रहा है? 1, 2, 3 और 4। सीक्वेंस आता पहले 4 में, 3 में बाद में जा रहा है, पर मैंने लिख दिया 4 शेल यूज हो रहे हैं। आपको अब एक बात यहां पर समझनी है, बहुत जरूरी बात है, आगे पूरे चैप्टर में यूज होगा। बेटा जो शेल नंबर होते हैं ना, शेल नंबर होते हैं, उसको 3 तरह से हम लोग यूज करेंगे। n, n-1, n-2। कैसे यूज करेंगे? n, n-1, n-2। ये क्या है इसकी बात समझिएगा। मान लीजिए आपने एक न्यूक्लियस बनाया, न्यूक्लियस के आसपास ये पहला शेल बनाया, ये दूसरा शेल बनाया, ये तीसरा शेल बनाया, ये चौथा शेल बनाया। ऐसे अलग अलग एलिमेंट में अलग अलग नंबर ऑफ शेल हो सकते हैं। किसी में 1 ही हो सकता है, किसी में 2 हो सकते हैं, किसी में 7 भी हो सकते हैं, क्योंकि अभी तक 7 ही शेल की जरूरत पड़ती है। बेटा जो सबसे बाहर वाला शेल है ना, इसको हम डे टू डे लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? लास्ट शेल। क्या बोलेंगे? लास्ट शेल। इसको क्या बोलेंगे हम डे टू डे लाइफ में? सेकेंड लास्ट शेल। इसको क्या बोलेंगे? थर्ड लास्ट शेल। इसको क्या बोलेंगे? फोर्थ लास्ट शेल। वो तो डिपेंड करेगा ना कितने शेल हैं। अगर मान लो इसके ऊपर एक और शेल होता तो वो मेरे लिए क्या हो जाता? लास्ट। ये क्या हो जाता? सेकेंड लास्ट। ये क्या हो जाता? थर्ड लास्ट। जो आपका लास्ट शेल होगा किसी भी एलिमेंट में, जो लास्ट शेल होगा उसको हमेशा एन से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसको केमिस्ट्री की टर्म्स में बोलते हैं आउटर मोस्ट शेल। क्या बोलते हैं? आउटर मोस्ट शेल। कभी भी पूरे चैप्टर में जब हम आउटर मोस्ट शेल को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे तो आउटर मोस्ट शेल को रिप्रेजेंट किससे करेंगे? एन से, n-1 से, n-2 से। एन से रिप्रेजेंट किया जाएगा। इसका मतलब अगर किसी के साथ मैंने एन लिख दिया तो आपको समझ में आना चाहिए कि हम उसके आउटर मोस्ट शेल की जानकारी दे रहे हैं। अगर मान लीजिए n-1 की बात करूं तो बताइए n-1 वैसे तो क्या हो जाएगा? ये लास्ट शेल है तो ये सेकेंड लास्ट है। इसको बोलते हैं आउटर मोस्ट शेल, इसको बोलते हैं पेनल्टीमेट शेल। नाम याद करते जाइएगा, पेनल्टीमेट शेल। और इसे बोला जाएगा प्री पेनल्टीमेट शेल। प्री पेनल्टीमेट शेल। ध्यान सुनना, शेल का एक और नाम क्या होता है बेटा? ऑर्बिट। ठीक है, शेल को ऑर्बिट भी बोलते हैं। अब ये जो आउटर मोस्ट शेल है ना, इसका एक और नाम होता है, आउटर मोस्ट शेल को अल्टीमेट शेल भी बोलते हैं। अल्टीमेट वाला सबसे बाहर वाला। ठीक है ना? तो ध्यान सुनो, आउटर मोस्ट शेल को क्या नाम दिया जाएगा? अल्टीमेट शेल। इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे? एन से। उससे एक कम वाले को क्या बोलेंगे? पेनल्टीमेट शेल। रिप्रेजेंट किससे करेंगे? n-1 से। और उससे एक और अंदर वाले को क्या बोलेंगे? प्री पेनल्टीमेट शेल। और रिप्रेजेंट किससे करेंगे? n-2 से। ये प्री पेनल्टीमेट पेनल्टीमेट चल जाता है मार्केट में खूब, लेकिन ये नाम बहुत कम लोगों को पता होता है, और जिस दिन क्वेश्चन आया आंसर की आने के बाद ही पता चलेगा। नाम क्या है? एंटी पेनल्टीमेट शेल। क्या नाम है? एंटी पेनल्टीमेट शेल। एंटी पेनल्टीमेट शेल मतलब प्री पेनल्टीमेट को ही एंटी पेनल्टीमेट बोला जाता है। कभी नाम आ गया कि एंटी पेनल्टीमेट शेल क्या है तो जिसने सुन रखा उसको पता है, वरना फिर आंसर की का इंतजार करिएगा, और उसका आंसर क्या हो जाएगा? n-2। इस बात को कहीं पर भी कॉपी में लिख लीजिए साइड में। n, n-1, n-2। n को क्या बोलते हैं बेटा? आउटर मोस्ट शेल। n-1 को क्या बोलते हैं? पेनल्टीमेट शेल। और n-2 को क्या बोलते हैं बेटा? प्री पेनल्टीमेट या फिर एंटी पेनल्टीमेट शेल। अलग से लिख लीजिए साइड में। बस ये छोटी सी जानकारी जो अभी हमें पता होनी चाहिए। ठीक है ना भाई, भी हम बेसिक्स की ही बात कर रहे हैं, पर ये नाम काम में आएंगे आपको, और इसीलिए इनकी जानकारी होना जरूरी है। लिखते लिखते दिमाग में फिट करते रहे। एन का मतलब होगा अल्टीमेट शेल या आउटर मोस्ट शेल। n-1 का मतलब होगा पेनल्टीमेट शेल। n-2 का मतलब होगा प्री पेनल्टीमेट शेल। देशी भाषा में बोल दें तो एन का मतलब है आउटर मोस्ट शेल, n-1 का मतलब है सेकेंड लास्ट शेल। एन तो होता है लास्ट शेल, n-1 सेकेंड लास्ट शेल, n-2 थर्ड लास्ट शेल। चलिए, है ना? अब इसके आगे बात करते हैं, ध्यान सुनना मेरी बात। ये जो n, n-1, n-2 लिखा है मैंने, इसका मतलब क्या होगा? इधर देखो,
ध्यान से देखो इधर। अभी मैंने यहां पर आपको बताया कि अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जा रहा है तो एस ब्लॉक, पी में जा रहा है तो पी ब्लॉक, डी में जा रहा है तो डी ब्लॉक, ठीक है। अच्छा, अगर एस में एक इलेक्ट्रॉन है मतलब ये एस ब्लॉक का पहला ग्रुप है, पी में 5 इलेक्ट्रॉन तो ये पी ब्लॉक का 5वां ग्रुप है, अगर डी में 10 इलेक्ट्रॉन तो डी ब्लॉक का 10वां ग्रुप है। हमें ब्लॉक पता चल गया, हमें ग्रुप पता चल गया, अभी तक हमें क्या नहीं पता चला? पीरियड। पीरियड कैसे पता करेंगे? ध्यान से सुनना, मैंने आपको बोला था आज जब हम, है ना, ये पूरा लेक्चर समाप्त कर रहे होंगे तो हमें कुछ सवालों के जवाब देने होंगे, और वो जवाब ये होंगे कि कौन सा सबशेल किस शेल को बिलोंग करता है। वो हमने सीख लिया। क्या सीखा हमने? कि ये जो नंबर होता है इसको 4D को लिखने का मतलब क्या है? फोर्थ शेल का डी सबशेल। 5s लिखने का मतलब क्या होता है? फिफ्थ शेल का एस सबशेल। 4f लिखने का मतलब क्या होता है? फोर्थ शेल का एफ सबशेल। अब हमें क्या सीखना है? पीरियड नंबर निकालना। पीरियड नंबर निकालना कैसे सीखेंगे? आइए उसी पे बात कर रहे हैं। ध्यान सुनना, इस पूरी कॉन्फ़िगरेशन में जो शेल नंबर आपको मिल रहे हैं वो क्या क्या मिल रहे हैं? 1 2 3। यहां पर भी क्या मिल रहा है? 1 2 3। यहां पर क्या मिल रहा है बेटा? 1 2 3 4। ध्यान सुनिएगा मेरी बात को। मुझे बताइए इनमें सबसे बड़ा शेल नंबर क्या है? 1 2 या 3? वो पीरियड नंबर बताएगा। तो बताएगा सबसे बड़ा शेल नंबर कौन है? थर्ड। क्या सबसे बड़े शेल नंबर को आप आउटर मोस्ट शेल एन भी बोलते हैं? हाँ बोलते हैं। आप इसको बोलोगे एन, इसको बोलोगे n-1 और इसको बोलोगे n-2। हमेशा हमेशा जो पीरियड नंबर होगा वो बराबर होगा एन के, और वही बराबर होगा आउटर मोस्ट शेल के। इस बात को भी कहीं पर लिख ले, एन का मतलब पीरियड नंबर या आउटर मोस्ट शेल नंबर होगा। अगर आपको किसी भी एलिमेंट का आउटर मोस्ट शेल पता चल जाए वही उसका पीरियड नंबर है। आंसर में एज इट इज चिपका दीजिएगा। और क्यों होता है अभी उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे हम लोग अबाउ रूल से। एन जब भी लिखे, एन का मतलब होता है आउटर मोस्ट शेल, और आउटर मोस्ट शेल ही पीरियड नंबर के बराबर भी होता है। आइए ध्यान दीजिएगा यहां पर 2 मिनट के लिए। सबसे पहले अगर हम बात करें तो बेटा यहां पर शेल नंबर 1 है, 2 है, 3 है। इनमें सबसे बड़ा शेल कौन है बेटा? थर्ड। मतलब ये जो सोडियम है ना, इसका ब्लॉक तो एस है, इसका ग्रुप तो एस ब्लॉक का फर्स्ट है, लेकिन अगर आपसे इसका पीरियड नंबर पूछा जाए तो पीरियड कौन सा होगा? थर्ड। जब आप ये पीरियोडिक टेबल बनाते हैं तो यहां पर आता है हाइड्रोजन, हेलिना। याद आ रहा हो आपको? तो सोडियम कौन से पीरियड में आ रहा है? थर्ड पीरियड में आ रहा है, क्योंकि सोडियम बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड। आप देख सकते हैं यही बात हमने यहां पर सीखी है कि सोडियम कौन से पीरियड को बिलोंग करेगा? थर्ड। अच्छा, अगला एलिमेंट कौन आ रहा है? क्लोरीन। बताइए इसमें कौन कौन से शेल आ रहे हैं? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। सबसे बड़ा शेल नंबर 1 है या 2 है या 3 है? 3 है। इसका मतलब इसका पीरियड नंबर कौन सा हो जाएगा? थर्ड। हमेशा जो आउटर मोस्ट शेल नंबर होगा, जो सबसे बड़ा शेल नंबर होगा, वो आपको पीरियड की जानकारी देके जाएगा। बेटा बताइए इसमें सबसे बड़ा शेल नंबर क्या है? 4। इलेक्ट्रॉन लास्ट में गया तो 3D में, इलेक्ट्रॉन लास्ट में गया किसमें? लेकिन सबसे बड़ा शेल पूरी कॉन्फ़िगरेशन में क्या आ रहा है? 4। तो इलेक्ट्रॉन है तो डी ब्लॉक का मेंबर, लेकिन इसका पीरियड थर्ड नहीं होगा। इसका पीरियड क्या होगा? फोर्थ। इसका पीरियड क्या होगा? फोर्थ पीरियड होगा। क्योंकि पीरियड नंबर निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन किसमें गया वो नहीं देखते, पूरी कॉन्फ़िगरेशन में जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन लिखी उसमें सबसे बड़ा नंबर देखना होता है। जो सबसे बड़ा नंबर होता है पूरी कॉन्फ़िगरेशन में उसको क्या बोल देंगे बेटा आप? पीरियड नंबर। ध्यान से देखिएगा इधर 2 मिनट के लिए। याद करें, अगर आपको ये बात पता हो तो यहां आता है पोटेशियम, यहां आता है कैल्शियम, एटॉमिक नंबर 19, एटॉमिक नंबर 20, फिर आता है स्कैंडियम। क्या इससे पहले डी ब्लॉक में कोई मेंबर आता है? नहीं। डी ब्लॉक का पहला एलिमेंट ही कौन है? स्कैंडियम। स्कैंडियम कौन से पीरियड में आ रहा है? फोर्थ पीरियड। तो थर्ड पीरियड में तो डी ब्लॉक के आने का सवाल ही नहीं है। तो स्कैंडियम से लेकर जब आप ये सीरीज बढ़ाते हो तब जाके यहां पर लास्ट में कौन आता है बेटा? जिंक। और जिंक कौन से पीरियड में आ रहा है? आप देख सकते हो फोर्थ पीरियड। ब्लॉक कौन सा है? डी ब्लॉक। ग्रुप कौन सा है? 12। लेकिन पीरियड नंबर कौन सा है? फोर्थ पीरियड है। इसी बात को आप यहां देख सकते हैं, पीरियड नंबर होगा फोर्थ, ग्रुप नंबर होगा डी ब्लॉक का 10वां ग्रुप, दैट इज 12th ग्रुप, और ब्लॉक कौन सा आ जाएगा बेटा? डी ब्लॉक। तो पीरियड नंबर अगर निकालना है ना तो आपको क्या देखना है? पूरी कॉन्फ़िगरेशन में जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो आपको क्या बताएगा बेटा? पीरियड नंबर। तो सर हमें कैसे पता चलेगा? जैसे डायरेक्ट पूछा तब हमें कैसे पता चलेगा? पूरी कॉन्फ़िगरेशन लिख के देता तो हम बता देते हैं कि भाई इस पूरी कॉन्फ़िगरेशन में सबसे बड़ा नंबर 1 आ रहा है कि 2 आ रहा है कि 3 आ रहा है कि 4 आ रहा है। जैसे मैं बात करूं कि अगर मैं आपको एक ऐसी कॉन्फ़िगरेशन लिख दूं 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 4s 3d 4p 5s, ये लिख दिया मैंने,
फिर मैंने लिख दिया इधर 4d, मैंने लिख दिया 5p, मैंने लिख दिया 6s, मैंने लिख दिया 4f। लास्ट इलेक्ट्रॉन मान लो यहां गया, तो ब्लॉक कौन सा हो गया? f। लेकिन अगर मैं पूछूं इसका पीरियड नंबर बता दीजिए, तो पीरियड नंबर कौन सा हो जाएगा? 6, क्योंकि आप देखो यहां से लेके यहां तक चलते हुए सबसे बड़ा जो नंबर मुझे दिख रहा है वो 6 है। इसका मतलब है पीरियड नंबर कौन सा हो जाएगा? 6। तो सर ऐसी कॉन्फ़िगरेशन लिख के देगा और फिर पूछेगा कि 4f कौन से पीरियड को बिलोंग करता, तो हम आंसर दे देंगे 6। लेकिन अभी तो आपने जो क्वेश्चन दिया उसमें तो ऐसा कॉन्फ़िगरेशन है ही नहीं। उसमें तो सीधे सीधे आपने एक सबशेल दे दिया, और एक सबशेल दे दिया तो उसको कैसे सॉल्व करना है उसको समझने के लिए हमें एक रूल पढ़ना होगा। और वो रूल कौन सा होता है बेटा? अफबाउस रूल। कौन सा रूल होता है? अफबाउस रूल। हम ज्यादा अफबाउ रूल के डिटेल में तो नहीं जाएंगे, बट हमारे काम के लिए जितनी चीजें जरूरी है हम उतनी जरूर यहां पर समझेंगे। बेटा एक बात बताओ, पहले शेल में, शेल की बात कर रहा हूं मैं, पीरियड की बात नहीं कर रहा हूं, शेल नंबर और पीरियड नंबर सेम हो ये जरूरी नहीं है, वो अलग अलग हो सकते हैं। और होंगे, कैसे होंगे वो देखेंगे। मुझे बताइए, अफबाउ रूल्स की बात कर रहा हूं बेटा, पहले शेल में कितना सबशेल आएगा? 1। जितना शेल नंबर उतने ही सबशेल। पहले शेल में कितना सबशेल? 1। कौन सा? S, 1s। दूसरे शेल में कितने सबशेल? 2। कौन कौन से? S और P। कौन सा S? 2s। कौन सा P? 2p। तो बेटा दूसरे शेल के अंदर 2 सबशेल, 2s और 2p। तीसरे शेल में 3 सबशेल, 3s, 3p, 3d। चौथे शेल के अंदर 4 सबशेल, 4s, 4p, 4d, 4f। पांचवें शेल के अंदर 5 सबशेल, S, P, D, F, G। जी की हालांकि हमें अभी कोई जरूरत नहीं है, पर इसको हम अलग कलर से मार्क कर देते हैं ताकि ये फ्यूचर में आने वाला जो क्वेश्चन है, मैंने आपको बोलता है एटॉमिक नंबर 121 जब आएगा तब इसकी जरूरत पड़ेगी, वो अभी मैं लिखवाऊंगा क्वेश्चन के फॉर्म में, इसलिए हम इसको रिप्रेजेंट जरूर कर रहे हैं। आइए, 6 पीरियड में, या सॉरी 6 शेल में, पीरियड नंबर नहीं, शेल में, 6 शेल में 6 सबशेल, 6s, 6p, 6d, 6f, 6g, 6h। पर जी और एच की जरूरत है नहीं, हमें केवल एसपीडीएफ ब्लॉक की जरूरत है, इसलिए मैंने उतना ही लिखा है। क्या यहां 6G और 6H आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। 7th पीरियड में चलिए, 7th पीरियड नहीं, 7th शेल में चलिए, तो 7वें शेल में 7 सबशेल होंगे, 7S, 7P, 7D, 7F, 7GH, ऐसा चलता जाएगा। और फ्यूचर के लिए 7 पीरियड के बाद जो 8वां पीरियड आएगा उसके लिए मैंने क्या लिख दिया है? 8S। 8 में S, P, D, F, ऐसी कहानी आएगी। ठीक है, तो ये जो 2 अलग कलर से दिखा रखे ना, ये करंट पीरियोडिक टेबल में तो रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये फ्यूचर से रिलेटेड एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में बनता है, उसके बारे में हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। अब ध्यान सुनना, आपको पता लगाना है अफबाउ रूल क्या बताएगा। अफबाउ रूल ये बताएगा कि जब आपको इलेक्ट्रॉन भरना है तो इलेक्ट्रॉन किस सीक्वेंस में भरना है। जैसे हमने अभी कॉन्फ़िगरेशन लिखी थी, तो हमने कॉन्फ़िगरेशन में पहले क्या लिखा? 1s, ये लिखा, फिर लिखा 2s, फिर लिखा 2p, फिर लिखा 3s, 3s के बाद लिखा 3p, 4s, और फिर उसके बाद कौन आया? 3d। ये एक्चुअल में ये ऑर्डर पता कैसे चला कि पहले इलेक्ट्रॉन इसमें भरना है कि बाद में इसमें भरना है? उसके लिए एक रूल हम लोग पढ़ते हैं, जिस रूल को क्या बोलते हैं बेटा? अफबाउ रूल। तो ये जो अफबाउ रूल हम पढ़ने वाले हैं ये इसी की जानकारी आपको देगा। पहले हेडिंग डालिए अफबाउ रूल, स्टेटमेंट बोल रहा हूं, लिखना स्टार्ट करें। हेडिंग डालें अफबाउ रूल और लिखना स्टार्ट करें इसके बारे में। According to this rule, according to this rule, according to this rule, electrons are, according to this rule, electrons are filled, electrons are filled in the order of, electrons are filled in the order of, electrons are filled in the order of increasing energies, increasing energies। मतलब इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग होगी वो लोअर टू हायर एनर्जी में होगी। लोअर टू हायर मतलब इंक्रीजिंग एनर्जी में होगी, और उसकी जानकारी जो रूल आपको देता है वो रूल कौन सा रूल होता है बेटा? अफबाउस रूल होता है। ठीक है, तो अफबाउ रूल के अंदर आपको मिलेगा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। अब ध्यान सुनना, कैसे पता चलेगा इन सब सबशेल में से किसकी एनर्जी कम है किसकी एनर्जी ज्यादा है? तो ध्यान सुनिएगा, उसके लिए एक रूल आप पढ़ते हो, वो होता है N+L रूल। कौन सा रूल होता है? N+L। पर अपन उस रूल पे नहीं जा रहे हैं, अपन तो सीधे सीधे कॉन्सेप्ट समझते हैं। आपने एनसीईआरटी के अंदर ऐसे एक नागिन जैसा डायग्राम देखा होगा, बस वही नागिन बनानी है अपने को। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, सबसे
लोअर एनर्जी पे कौन होता है 1s। तीर जो उड़ रहे हैं उसका जरा डायरेक्शन देख लीजिएगा, किधर से किधर जा रहे हैं, ऐसे तीर ऐसे में चला देना, वरना सारा खेल खराब हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, सबसे लोअर एनर्जी जो होगी वो किसकी होगी 1s की। अब इससे आगे इसके हायर एनर्जी वाला आएगा। अब आपको हायर एनर्जी पता कैसे चलेगा, इसके पैरेलल लाइन बनाते जाना है। क्या बनाते जाना है, पैरेलल लाइन। मतलब 1s से हायर एनर्जी किसकी 2s की, यहां लिख दीजिए। 2s से ज्यादा एनर्जी किसकी, फिर इसके पैरेलल लाइन बनाइए, तो कौन कटा 2p और फिर 3s। एरो का डायरेक्शन ध्यान रखना, ऐसे बनाओगे तो पहले 3s कट जाएगा और बाद में 2p कटेगा। जिस सीक्वेंस में कट रहा है उसी सीक्वेंस में आपको एनर्जी पता चलेगी। तो यहां पर आएगा 2p, यहां आएगा 3s, इसके पैरेलल लाइन बनाइए, कौन आ गया बेटा 3p और फिर कौन आ गया बेटा 4s। ध्यान से देखिएगा, यहां पर हमने लिखा 3p और 3p के आगे किसको लिख दिया बेटा 4s को। ये ऑर्डर ऑफ एनर्जी आ रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किसके अंदर भरेगा 1s में, फिर किसमें भरेगा 2s में, फिर किसमें भरेगा 2p में, फिर किसमें भरेगा 3s में। अच्छा, s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2, तो इसमें आप मैक्सिमम 2 भर सकते हो। फिर अगर उससे और इलेक्ट्रॉन बच जाए तो फिर इसमें 2 भरोगे, फिर और बच जाए तो इसमें 6 भर सकते हो मैक्सिमम, फिर 2 6 इस तरह की बात चल रही है। अच्छा, 4s के बाद फिर पैरेलल लाइन बनाइए तो कौन आएगा बेटा 3d 4p 5s। तो ये सीक्वेंस आ जाएगा यहां पर 3d 4p और 5s। आगे की बात करूं, ध्यान से देखिएगा, 5s के बाद अगर मैं कट करूं तो कौन कट हो रहा है 4d 5p और 6s। 4d 5p 6s, 6s के बाद कट होगा 4f 5d और 6p। चेक कर लीजिएगा, 6s के बाद कट होगा 4f 5d 6p और 7s। तो 6p तक तो मैंने लिख ही दिया है, अगला आ जाएगा 7s। 7s के कट होने के बाद कट होगा 5f 6d 7p और फ्यूचर में जाके कट होगा 8s और 8s के बाद फ्यूचर में कट होगा 5g। जो फ्यूचर वाले एलिमेंट्स है उसको हम लोग लास्ट में लिख रहे होंगे। 7s के बाद देखिए, 7s के बाद कौन कट हुआ बेटा 5f, फिर कौन कट हुआ बेटा 6d, फिर कौन कट हुआ बेटा 7p। ये जितने अभी लिखे ना, ये सब आपके पीरियोडिक टेबल में अभी तक जो एलिमेंट्स है उनकी कहानी है। ध्यान से देखिएगा, अभी आपके पीरियोडिक टेबल में लास्ट पीरियड कौन सा है 7। अच्छा, कोई भी पीरियड की शुरुआत कौन से ब्लॉक से होगी s ब्लॉक, बीच में कौन आएगा d ब्लॉक और f ब्लॉक, और खत्म कौन से ब्लॉक पे होगा p ब्लॉक। किसी भी पीरियड की शुरुआत s ब्लॉक से होगी और खात्मा p ब्लॉक पे होगा। तो बेटा जब ये p ब्लॉक पे आप खत्म कर रहे हो ना, तो ये जो 7th पीरियड का p ब्लॉक है उसको हम लिखेंगे 7p। और ये जो 7p है ना, इस 7p के अंदर जब आप पूरे इलेक्ट्रॉन भर दोगे, पूरे इलेक्ट्रॉन भर दोगे, ये 1s 2s ये सब भरोगे ना, तो ये भरने के बाद इसको पूरा जब 6 भर दोगे तो आपके टोटल 118 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हो जाएगी, जो कि अभी हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर प्रेजेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी हैं। हमारे पीरियोडिक टेबल में अभी टोटल कितने एलिमेंट्स है 118। और वो क्यों है 118, क्योंकि 7th पीरियड ही अभी तक फिल हुआ है और 7th पीरियड में लास्ट में कौन एंटर होगा बेटा p ब्लॉक। तो 7p में कितने आएंगे 118। अब मुझे बताइए 7p के बाद अगला इलेक्ट्रॉन किसमें एंटर होगा 8s। ये अभी के हिसाब से या फ्यूचर के हिसाब से बेटा फ्यूचर के हिसाब से। और 8s के बाद कौन जाएगा बेटा 5g। ध्यान सुनना, अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि इनको जब आप फिल करोगे सबको और टोटल करोगे तो कितना हो जाएगा, यहां तक आते आते 118। s में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं 2, मैक्सिमम 2। तो बेटा 118 के बाद मान लो किसी का एटॉमिक नंबर 119 डिस्कवर होगा, कभी ना कभी तो डिस्कवर होगा। 119 जब आएगा तो वो इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा बेटा 8s में। 120 जब आएगा वो भी किसमें जाएगा 8s में, क्योंकि 8s में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हो, 119वां और 120वां इलेक्ट्रॉन इसी के अंदर एंटर होगा। और 121वां इलेक्ट्रॉन जो आएगा वो किसके अंदर जाएगा बेटा जी में। इसका मतलब है अभी हमारे पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक है एसपीडीएफ, क्या ये भी एस ब्लॉक होगा, हाँ होगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि पीरियोडिक टेबल में एक नया ब्लॉक लाना है और वो नया ब्लॉक कौन सा लाना है, जी ब्लॉक लाना है, तो बताइए वो एटॉमिक नंबर, पहला एटॉमिक नंबर वो कौन सा होगा जिसके आने से जी ब्लॉक का इंट्रोडक्शन कराना पड़ेगा। तो वो एटॉमिक नंबर होगा बेटा 121। 121 एटॉमिक नंबर आते ही पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगा और आपके पीरियोडिक टेबल में कौन सा नया ब्लॉक आ जाएगा बेटा जी ब्लॉक। क्या इसके लिए अगर मैं बोलूं तो इसमें कौन कौन से एटॉमिक नंबर आएंगे 119 और 120। इस 120 के बारे में एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया है, आपको पूछा हुआ है
कि ये जो 120 नंबर का एलिमेंट आएगा ये कौन से ब्लॉक का एलिमेंट होगा। अब मुझे बताओ ब्लॉक कैसे पता चलता है। लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एस में गया तो एस ब्लॉक, पी में गया तो पी ब्लॉक, डी में गया तो डी ब्लॉक, एफ में गया तो, अगर 120 लाना है तो 120 तो यहीं भर जाएगा ना। तो उसके लिए लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा होगा, एस में। मतलब ये 120 वाला कौन से ब्लॉक का एलिमेंट होगा, एस ब्लॉक। और यहां से लेके यहां तक भरते जाओ, इसको भूल जाना है ना, 120 तक की बात हो रही है। यहां से लेके यहां तक के लिए भरते जाओ, सबसे बड़ा शेल नंबर कौन दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्या दिख रहा है सबसे बड़ा शेल नंबर, 8। 1 से लेकर यहां तक आ जाओ, आराम से देखते हुए आओ, 8 से बड़ा नंबर दिखेगा ही नहीं। और जो सबसे बड़ा नंबर होता है वही पीरियड नंबर होता है, क्योंकि यही बात अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई है कि जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो किसके बराबर होता है, पीरियड नंबर के बराबर होता है। जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो किसके बराबर होता है, पीरियड नंबर के बराबर होता है। ठीक है, तो एक काम करें, सबसे पहले तो ये जो अव्वा रूल है इसका ये डायग्राम और ये जो सीरीज लिखी गई है ये सीरीज आपको छापनी है। 2 मिनट का समय मिलेगा हर बार जब बोर्ड भरने के बाद आपको समय दिया जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। पहला दिन पहला नियम, बोर्ड भरने के बाद 2 मिनट का समय, इससे कम मिल सकता है, ज्यादा कभी नहीं मिलेगा। लिखने की रफ्तार तूफानी रहनी चाहिए। लिख ले इतने में। लिया नोट डाउन है, हो गया, कितना ने नहीं लिखा, फटाफट लिखो। लिखने की स्पीड बढ़ा लो बेटा शुरू से ही, है ना। लास्ट तक मतलब ऐसी स्पीड हो जानी चाहिए कि इधर लिखा नहीं उससे पहले तुम्हारी कॉपी में आ जाना चाहिए। इस स्पीड पे काम करना है अपने को, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में क्या है, पेपर को टाइम से खत्म करने के लिए स्पीड मेंटेन करनी होगी, उसकी प्रैक्टिस यहीं से करो। वरना नीट में क्या कॉमन प्रॉब्लम रहती है बच्चों की, सर टाइम कम पड़ गया। वो क्यों पड़ जाता है, लिखने में आलस। लिखने में आलस ना करें शुरू से, वो तो 2-3 बार जब मैं लिखा नहीं होगा और हटा दूंगा तो अपने आप स्पीड बढ़ जाएगी तुम्हारी, चिंता ना कर। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं इसमें। ये जो अभी आपके सामने रिप्रेजेंटेशन लिखा गया ना अफवाह रूल का, ध्यान सुनना मेरी बात। इसके बेसिस पे इसके बेसिस पे हमको कुछ बातें यहां पर डिस्कशन करनी है। वो बातें क्या है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान समझिएगा। बेटा यहां पर मैंने आपको पेनल्टी में शेल वगैरह की ये जो कहानी बताई थी, इसके बाद सुनिएगा। हमारे पीरियोडिक टेबल में कितने ब्लॉक्स है बेटा, 4, एस पी डी और एफ। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम लोग जनरल कॉन्फ़िगरेशंस पढ़ेंगे, और आपने कई बार ऐसा सुना होगा कि एस ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन NS 1 to 2 होता है, पी ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन
NS2 NP12 6 होता है। डी ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन NS0 to 2 N-1 D 1 to 10 होता है। ऐसे जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखे जाते हैं। उसमें आप एक चीज एक्सपीरियंस करेंगे, वो क्या है कि S के साथ हमेशा जो नंबर दिखेगा वो क्या होगा, N। P के साथ जो नंबर होगा वो क्या होगा, N। D के साथ जो नंबर होगा वो N-1 और F के साथ जो नंबर लिखा जाता है वो होगा N-2। वहां पर N, N-1, N-2 किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ये बात हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ध्यान सुनना, S के साथ हमेशा जो शेल नंबर लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, शेल नंबर, वो N होगा या N-1 होगा या N-2 होगा, तो बेटा वो शेल नंबर क्या होगा, N। P के साथ भी जो शेल नंबर लिखा जाता है वो क्या होगा, N। क्यों होगा उसका कारण अभी आपको पता चल जाएगा। D के साथ क्या आएगा, N-1 और F के साथ क्या आएगा, N-2F। ध्यान से सुन ले और इसको दिमाग में बैठा ले। S और P ब्लॉक के साथ जो शेल नंबर यूज में आएगा, ये मैं कौन से शेल नंबर की बात कर रहा हूं, लास्ट इलेक्ट्रॉन वाले। कौन सा, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें जाएगा ना, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस भी शेल में भरेगा वो S और P ब्लॉक के लिए N होगा या N-1 होगा या N-2 होगा, N होगा, NS और NP होगा। D के साथ जो शेल आएगा हमेशा वो कौन आएगा, N आएगा कि N-1 आएगा कि N-2 आएगा, N-1 आएगा। और F के साथ जो शेल आएगा वो N, N-1, N-2 में से क्या आएगा, N-2 आएगा। या फिर इसी को अपन लैंग्वेज के टर्म्स में बोल सकते हैं, आउटर मोस्ट S होगा, आउटर मोस्ट P होगा, पेनल्टीमेट D होगा और प्री पेनल्टीमेट F होगा। अभी मैंने एक डेफिनेशन बोली थी कि किसी भी एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर S में जाता है तो वो S ब्लॉक का मेंबर होगा, लेकिन वो कौन से S में जाएगा, आउटर मोस्ट S में जाएगा। अगर किसी एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट S में जाता है तब उसे S ब्लॉक का मेंबर माना जाएगा। अगर किसी एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट P में जाता है तब उसे P ब्लॉक का मेंबर माना जाएगा। अगर किसी एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन पेनल्टीमेट D में जाता है तब उसे D ब्लॉक का मेंबर माना जाएगा। और प्री पेनल्टीमेट F में जाता है तब उसे F ब्लॉक का मेंबर माना जाएगा। ध्यान से देख लीजिए और ऑब्जर्व कर लीजिए इस बात को। इधर देखिए, आप यहां पर साइलेंट कर ले बेटा, ठीक है। सोडियम की बात कर रहे हैं। सोडियम की कहानी क्या है, ध्यान सुनना। आपको यहां दिख रहा है 1 2 3, 3 शेल दिख रहे हैं, ठीक है। इन 3 शेलों में अगर हम लोग बात करें तो बेटा ये N था, ये N-1 था, ये N-2 था। आप मुझे बताइए क्या सोडियम S ब्लॉक का मेंबर है या नहीं है? लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाना चाहिए, S में जाना चाहिए। बताइए लास्ट इलेक्ट्रॉन S में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जा रहा है। अरे गया तो इलेक्ट्रॉन 1s में भी है, गया तो इलेक्ट्रॉन 2s में भी, पर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, लास्ट इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन को देखिए ध्यान से, क्या लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस S में जा रहा है वो बताइए वो कौन सा S है, वो कौन सा S है, N, N-1 या N-2? N। इसीलिए अगर S ब्लॉक का मेंबर होना है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन हमेशा किस में जाना चाहिए, NS में जाना चाहिए। वही बात वहां लिखी थी कि S के साथ N, N-1 और N-2 में से क्या आएगा, N आएगा। मुझे बताइए ये थर्ड शेल जो है ना ये N है, सेकेंड वाला जो है ये N-1 है, 1 वाला जो है ये N-2 है। मुझे बताओ अगर P ब्लॉक का मेंबर होना है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन P में तो जाना चाहिए, लेकिन कौन से P में जाना चाहिए, N-2 P में, N-1 P में, या फिर लास्ट इलेक्ट्रॉन NP में जाना चाहिए? बेटा NP में जाना चाहिए। यही बात आपके सामने यहां लिखी गई है कि S ब्लॉक का मेंबर होने के लिए लास्ट इलेक्ट्रॉन NS में जाना चाहिए, P ब्लॉक का मेंबर होने के लिए लास्ट इलेक्ट्रॉन NP में जाना चाहिए। और D के लिए किस में जाएगा, N-1 D में। जरा जिंक को देखो, जिंक का लास्ट इलेक्ट्रॉन जो जा रहा है वो D में जा रहा है, D में जा रहा है। जरा इसको रीअरेंज कर देते हैं, क्या कर देते हैं, रीअरेंज। मतलब सारे 1 वालों को एक साथ, सारे 2 वालों को एक साथ, सारे 3 वालों को एक साथ और सारे 4 वालों को एक साथ। जरा इसको रीअरेंज कर देते हैं। रीअरेंज करने पे बताइए क्या आ जाएगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 3 वालों को एक साथ लिख दिया मैंने, और 4s2। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया, इसमें गया, 3d10 में गया, है ना। उसको हमने अंदर लिख दिया अभी थोड़ी देर के लिए हमारे समझने के लिए। ये आउटर मोस्ट शेल है, 4 वाला। 4 वाला आपके लिए क्या है यहां पर, आउटर मोस्ट शेल है। आउटर मोस्ट शेल को किससे रिप्रेजेंट करोगे, N से। 3 वाला क्या है, पेनल्टीमेट, क्या दिखाओगे, N-1।
2 वाला क्या है n-2, ये क्या है n-3। मुझे बताइए ये वाला शेल आपके लिए n है, ये पूरा 3 वाला जो है ना 3 3 3 ये आपका n-1 है, ये 2 वाला n-2 है और ये पूरा n-3 है, सॉरी n-3 है। तो मुझे बताओ लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया 3D में। 3D को जरा ध्यान से देखो, ये 3D में जो D है ये कौन सा D है n-1D है। अगर D ब्लॉक का मेंबर होना है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन D के n-1 में जाना चाहिए। और ऐसे ही F में जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वो किस में जाएगा n-2F में। ठीक है ना, इस बात को दिमाग में रखिएगा। अब आइए वापस से आगे बढ़ते हैं अफबाउ रूल में। ठीक है, अफबाउ रूल में ये जानकारी हमने समझी कि अफबाउ रूल क्या होता है। अब इसके बेसिस पे एक टेबल हमको बनाना है। वो टेबल क्या है आइए उस पर बात करते हैं। पहला, आपके पास पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने पीरियड्स है बेटा 7। तो उन 7 पीरियड्स में किस पीरियड में कौन कौन से सबशेल्स आएंगे, किस पीरियड में कौन कौन से सबशेल्स आएंगे, और उन सबशेल्स में या उन पीरियड में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स के अलावा उसमें कौन कौन से एटॉमिक नंबर आएंगे। जैसे एटॉमिक नंबर 1 2 कौन से पीरियड में जाएगा, एटॉमिक नंबर बोल दिया आपको 35 कौन से पीरियड में जाएगा, एटॉमिक नंबर कोई पर्टिकुलर दे दिया कौन से पीरियड में जाएगा, और फिर उनका टाइप लिखना होगा। कुछ नाम आपने सुन रखे हो अगर तो शॉर्ट, शॉर्टेस्ट, लॉन्ग, लॉन्गेस्ट, इस तरह से भी कुछ बातें होती है, वो हम यहाँ डिस्कस कर रहे होंगे। ध्यान सुनना, हमारे पास कितने पीरियड है टोटल 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। इन 7 पीरियड में कौन कौन से सबशेल्स आएंगे और उनके बारे में जो अदर इंफॉर्मेशन है वो हमें सीखनी है। अब ध्यान से देखें, आज मैंने आपको बोला था कि लेक्चर खत्म होने पे हमें 2 बातों की जानकारी होनी चाहिए। पहला, कोई भी सबशेल किस शेल को बिलोंग करेगा, जो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, जो आपको यहीं से दिख जाएगा। बताइए 3p है तो कौन से शेल में 3rd, 4f है तो 4, लेकिन कौन से पीरियड में बिलोंग करेगा ये हमें जानकारी निकालनी है। और उसी पे हम बात करेंगे कि ये जितने सबशेल हैं 1s से लेकर ये 7p तक, इनमें से अगर आपको डायरेक्टली पूछ ले कि कौन सा सबशेल किस पीरियड में बिलोंग करता है तो आप आंसर कैसे दे पाएंगे, उसके ऊपर बात करते हैं। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला पीरियड नंबर कैसे पता चलता है, सबसे बड़े शेल नंबर से। किससे पता चलता है? क्या सबसे बड़े शेल नंबर को आउटर मोस्ट शेल भी बोलते हो, और आउटर मोस्ट शेल को n, n-1, n-2 किससे रिप्रेजेंट करते हो, n से। तो पीरियड नंबर इज इक्वल टू आउटर मोस्ट शेल इज इक्वल टू n। ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला भी था लिखने के लिए। अब जरा ध्यान से सुनना और समझना कैसे पता करेंगे। आपको अगर मैंने बोला कि 5f की जानकारी दीजिए, किसकी जानकारी दीजिए, 5। आपको एग्जाम में बोला कि 5f कौन से शेल को बिलोंग करता है तो आंसर विल बी 5। लेकिन 5f कौन से पीरियड को बिलोंग करता है तो आंसर विल बी 7। क्या हो जाएगा, कैसे पता चले 7? इससे पहले जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन है, इससे पहले यहां से लेकर यहां तक की कॉन्फ़िगरेशन देखो, जिसके बारे में बात चल रही है ना, शुरू से लेकर यहां तक की कॉन्फ़िगरेशन देखो। सबसे बड़ा नंबर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 में से क्या दिख रहा है, सबसे बड़ा नंबर दिख रहा है 7। वो आपको क्या बता देगा, इसका पीरियड नंबर। एक तो ये तरीका। दूसरा तरीका, डायरेक्ट आप मैथमेटिक्स से सॉल्व करते हैं। ये वाला तरीका थोड़ी देर के बाद बताता हूं, पहले मैं डायरेक्ट तरीके पे बात कर लेता हूं, वो भी समझ लीजिए। इधर बताओ, मुझे बताइए एस के साथ जो ये नंबर होता है क्या ये एनएस है? अच्छा, पी के साथ जो नंबर आप लिखते हो वो एनएस होता है, सॉरी एनपी होता है, या n-1p होता है, या n-1 n-2p होता है? क्या होता है ये, एनपी। अच्छा, डी के साथ जो लिखते हो वो ये नंबर क्या होता है, एन होता है कि n-1 होता है कि n-2 होता है, n-1d। ये n-1 के डी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और एफ के साथ ये जो नंबर है ये n-2 के एफ को रिप्रेजेंट करता है। मुझे बताओ पीरियड नंबर किससे पता चलता है, एन से। किससे पता चलता है? मुझे n-1 की वैल्यू पता है, मुझे n की वैल्यू पता है, मुझे n-2 की वैल्यू पता है, तो क्या मैं n आराम से निकाल सकता हूँ? यस। मुझे बताइए यहाँ पर ये वैल्यू किसकी वैल्यू है, n की है या n-1 की है? n की। n की वैल्यू क्या दे रखी है, 5। और पीरियड नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू वैल्यू ऑफ n, और n की वैल्यू क्या है, 5। s और p ब्लॉक के लिए ध्यान सुनना, s और p ब्लॉक के लिए, क्योंकि इसके लिए ns आता है और इसके लिए np आता है, n आता है। s और p ब्लॉक के लिए जो शेल नंबर होगा वही पीरियड नंबर भी होगा। एस और पी के लिए जो शेल नंबर होगा वही
पीरियड नंबर भी होगा, क्योंकि पीरियड नंबर किससे पता चलेगा? एन से। और ये जो 3p है ये किसके बराबर है? एनपी के बराबर है। इससे हमें डायरेक्ट दिख रहा है कि एन का वैल्यू कितना है? 3। जो नहीं देख पा रहा है वो अंधा है। अगर एन का वैल्यू 3 है इसका मतलब ये थर्ड पीरियड का मेंबर है बेटा। अगर मुझे बताइए यहां पर ये क्या लिखा है? 4f। ये 4 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? n-2 को। अगर n-2 का वैल्यू 4 है तो बताइए n का वैल्यू क्या होगा? 6 होगा। अब इतना भी मैथ्स नहीं आता है तो फिर खेल खराब है। तो ये जो n का वैल्यू होगा ये क्या बता देगा आपको? पीरियड नंबर। तो यहां पर आ जाएगा 6 पीरियड। इसके बाद देखिए यहां पर ये जो डी के साथ जो नंबर होता है वो कौन सा डी होता है? n-1 डी होता है। बताइए n-1 का वैल्यू कितना दे रखा? 4। मुझे अगर पीरियड लगाना है पता तो मुझे जानकारी निकालनी है n की। n-1 का वैल्यू अगर 4 है तो n का वैल्यू क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। इसका मतलब ये कौन से पीरियड को बिलोंग करेगा? 5th पीरियड। यहां से एक ऑब्जर्वेशन निकालिए, एस और पी में पीरियड नंबर और शेल नंबर बराबर होते हैं। एस और पी में पीरियड नंबर और शेल नंबर, पीरियड नंबर और शेल नंबर बराबर होते हैं। डी में 1 का गैप होता है। डी में ये लिखा ना n-1 ये गैप है। और एफ में 2 का गैप होता है। आइए अब इसके ऊपर बात करते हैं। अच्छा मैं डायरेक्ट यहां से पूछूं आपसे, डायरेक्ट बात करते हैं फिर अपन लिखेंगे दूसरे तरीके से भी। 6d पीरियड नंबर क्या है? 7। क्यों होगा? ये क्या है? ये क्या है? ये n-1 है। n-1 का वैल्यू अगर 6 है तो n का वैल्यू 7 होगा। क्या बात समझ में आ रही है आपकी? अगर मैं इसको बोलूं 4f, इसका पीरियड नंबर बताइए 6, और शेल नंबर बताइए। शेल नंबर तो वहीं लिखा हुआ है, वो जो नंबर है वो शेल नंबर है, वो शेल नंबर है। मुझे बताइए अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका शेल नंबर 5 है और पीरियड नंबर भी 5 है, क्योंकि एस और पी के लिए तो पीरियड नंबर और शेल नंबर बराबर होता है, क्योंकि ये तो एनपी को रिप्रेजेंट डायरेक्टली कर रहा है। मैं अगर आपको बोलूं ये 3D है तो इसका पीरियड नंबर बताइए 4 और शेल नंबर 3। क्या बात समझ में आ गई है? अब इसको अपन अलग तरीके से लिखना सीखते हैं। एक तो ये डायरेक्ट तरीका बता दिया, मैथमेटिकल तरीका बता दिया। अब दूसरा तरीका क्या होता है? मैंने बोला यहां से लेके यहां तक की कॉन्फ़िगरेशन में जो सबसे बड़ा नंबर दिख जाएगा वो भी क्या बता देगा आपको? शेल नंबर। जैसे पहले हमको किसको एंटर करना है? 1s को। आपके कॉपी में ये सीक्वेंस लिखा हुआ है, आप कॉपी में से देखते जाइएगा। मैं आ जाता हूं इस स्लाइड पे, ठीक है। सबसे पहला सबशेल उस अब्बा रूल में कौन आ रहा है? 1s। अब मुझे पता लगाना है कि 1s कौन से पीरियड में जा रहा है, तो मैं शुरू से लेकर 1s तक चलूंगा। 1s ही शुरू है, 1s ही खत्म है, इसीलिए वहीं तक, वहीं से चल के वहीं रुक जाएंगे। बताइए वहां तक से चलने पे, वहीं तक चलने पे सबसे बड़ा नंबर क्या दिखा? 1। और इसीलिए जो 1s है वो कौन से पीरियड को बिलोंग करेगा? फर्स्ट पीरियड को, क्योंकि सबसे बड़ा शेल नंबर हमेशा पीरियड नंबर की जानकारी देगा। अगला बताइए कौन है? 2s। तो 1s से लेकर 2s तक चलिए, सबसे बड़ा नंबर बताइए कौन है? 1 है या 2 है? 2 है। तो वो 2 है, सबसे बड़ा शेल नंबर किसकी जानकारी देगा? पीरियड नंबर की जानकारी देगा। इसलिए 2s फर्स्ट पीरियड में नहीं लिखूंगा, 2s को कहां लिखूंगा? सेकंड पीरियड में। जो डायग्राम बन के आएगा नहीं, आपके पीरियोडिक टेबल का डायग्राम बन के आएगा, इसका डायग्राम बन के आएगा, पीरियोडिक टेबल का डायग्राम बन के आएगा। देख लो ध्यान से, पीरियोडिक टेबल में क्या शुरुआत हमेशा एस ब्लॉक से होगी? क्या खात्मा हमेशा पी ब्लॉक पे होगा? और क्या बीच में डी और एफ ब्लॉक आएंगे? आप देखना उस डायग्राम में ऐसे ही होगा। सबसे पहले पीरियड की शुरुआत होते एस दिखेगा, खात्मा होते पी दिखेगा, और बीच में डी और एफ आपको देखने को मिलेंगे, बिल्कुल इसी सीक्वेंस में। आइए इस पे बात करते हैं। अच्छा बताइए 1s 2s के बाद अगला कौन आ रहा है? 2p। तो 1s से लेकर 2p तक चलिए, सबसे बड़ा नंबर क्या दिख रहा है? 2। इसका मतलब है 2p कौन से पीरियड में आएगा? फर्स्ट में आएगा कि सेकंड में आएगा? सेकंड में आएगा, क्योंकि जो सबसे बड़ा शेल नंबर है वो आपको पीरियड नंबर की जानकारी देगा। तो आप देखो किसी भी पीरियड की शुरुआत एस से होती है, किसी भी पीरियड का खात्मा पी पे होता है। 1p तो होता ही नहीं है ना, क्वांटम नंबर 1p तो पॉसिबल ही नहीं। पी की शुरुआत तो 2 से होगी, सेकंड शेल से होगी। बीच में कौन आएंगे? डी और एफ। चेक करते जाइएगा। अगला बताइए 2p के बाद कौन आ रहा है? 3s। 1s से लेकर 3s तक चलिए, सबसे बड़ा नंबर क्या दिख रहा है? 3। इसीलिए उसको कौन से पीरियड में रखेंगे? थर्ड पीरियड में रखेंगे। अगले पे जाइए, 3s के बाद कौन आ रहा है बेटा? 3p। 1s से लेकर 3p तक चलिए, सबसे बड़ा नंबर क्या दिख रहा है? 3। इसीलिए उसको भी थर्ड पीरियड में रखा जाएगा, लेकिन s के बाद रखा जाएगा। अगला केस बताइए कौन आ रहा है? 4s। सबसे बड़ा नंबर क्या आ गया? 4। इसीलिए उसको फोर्थ पीरियड में रखा जाएगा। अगला नंबर बताइए, अगला सबशेल बताइए कौन है? 3d। 3d। अब 1s से लेकर 3d तक चलो,
सबसे बड़ा नंबर क्या मिल रहा है? 4। कौन मिल रहा है? 4। नीचे सीक्वेंस लिखा हुआ है आपने 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। तो बेटा 3d तक चलने पर 1s से लेकर 3d तक चलने पर सबसे बड़ा नंबर 4 आ रहा है, और सबसे बड़ा नंबर 4 आ रहा है मतलब वो कौन से पीरियड में रखा जाएगा? 4th पीरियड में रखा जाएगा। ध्यान से देख लो, 3d सीरीज बिलोंग्स टू 4th पीरियड। ध्यान से सुन लो, क्या इसके शेल नंबर और इसके पीरियड नंबर में 1 का गैप होना था बेटा? हाँ, डी में 1 का गैप होगा और एफ में 2 का गैप होगा। अगर ये n-1 है तो n का वैल्यू कितना होगा बेटा? 4। बिल्कुल दिमाग में फिट कर लीजिए। अगला कौन आ रहा है बेटा? 4p। तो आप 1s से लेकर 4p तक चलिए, सबसे बड़ा नंबर 4th दिखेगा, इसलिए 4th पीरियड का मेंबर माना जाएगा। अगला नंबर आ रहा है बेटा 5s। 5s ठीक है ना? तो ये किसमें आ गया बेटा? यहां पर। अब अगला कौन आ रहा है? 4d। बताइए 1s से लेकर 4d तक चलने पर सबसे बड़ा नंबर क्या 5 दिख रहा है? हाँ, तो ये 4d आ जाएगा, यहां पर 5p आ जाएगा, अगला आ जाएगा 6s, फिर आ जाएगा 4f, फिर आ जाएगा 5d, फिर आ जाएगा 6p। इन सब में आप देख सकते हैं अभी तक सबसे बड़ा नंबर 6 ही चल रहा है, और अगला आ जाएगा 7s 5f 6d 7p। ये सीक्वेंस बन जाएगा बेटा। जरा आप इस सीक्वेंस को देख लें। कोई भी पीरियड जो है वो शुरुआत अपने एस से हो रहा है, उसका खात्मा अपने पी पर हो रहा है, और बीच में कौन आ रहे हैं बेटा? डी और एफ आ रहे हैं। जरा इसको जनरलाइज कर दीजिए। फ्यूचर में मान लो nth पीरियड आया, 8th पीरियड 9th पीरियड 10th पीरियड, तो बेटा किसी भी पीरियड की शुरुआत अपने एस से होगी, खात्मा किस पे होगा? पी पे होगा। रिवर्स में कौन आ रहा है? डी, फिर कौन आ रहा है? एफ, और अगर जी आएगा तो यहां आएगा, है ना? ये ध्यान रखना। जी अभी इसमें है नहीं, लेकिन अगर जी आएगा तो इसी सीक्वेंस में आएगा। ध्यान से सुन लेना। यहां पर पहले कौन आएगा? एस, यहां पर कौन आ जाएगा? पी, लास्ट में ना। ये यहां है पर मैं यहां लिख रहा हूं जगह बनाने के लिए। डी एस पी डी एफ, एस पी डी एफ, और यहां कौन आएगा? जी। एच आएगा तो यहां आएगा, आई जे के जो भी आएगा वो यहां आएगा। अब सुनो, एस के साथ हमेशा जो नंबर आता है वो n n-1 n-2 में से क्या आता है बेटा? n। पी के साथ जो नंबर आता है वो क्या आता है? n। डी के साथ जो नंबर आता है वो n-1। एफ के साथ जो नंबर आएगा वो n-2, और इसी तरह से जी के साथ जो नंबर आएगा वो n-3 आएगा। और इनके इलेक्ट्रॉन के फिलिंग का सीक्वेंस ऐसे होगा। ये मत सुनना, सुनो ध्यान से, समझना इसको। मैं क्या बोल रहा हूं? एस से शुरू होता है पीरियड और पी पे खत्म होता है। मैंने ये नहीं बोला कि एस के बाद पी में जाता है इलेक्ट्रॉन, मैंने बोला एस से शुरू होके पी पे खत्म होता है। मतलब पहले इलेक्ट्रॉन एस में जाता है, फिर और पी पे जाके खत्म हो। इसका मतलब है सीक्वेंस क्या है एनर्जी का? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एनएस में जाएगा, फिर n-3 जी में जाएगा, अगर होगा तो इसमें जाएगा, फिर उसके बाद n-2f में जाएगा, फिर n-1 डी में जाएगा, और खत्म कहां पर हो जाएगा? np पे खत्म हो जाएगा। पर याद रखने के लिए ध्यान सुनो, s से शुरू होगा, p पे खत्म होगा, रिवर्स में डी एफ जी, पर इलेक्ट्रॉन भरते वक्त ऐसे भरेंगे। सीक्वेंस बनाने के लिए, हम याद करने के लिए ऐसा बोल रहे हैं, एस पी डी एफ जी, इलेक्ट्रॉन भरते वक्त ऐसे भरेगा। एस है ना, NS NP n-1 D n-2F n-3 n-, ठीक है। अब सुनो आगे की बात। ये जो हमने सीक्वेंस लिखा है, इस सीक्वेंस से हम लोग क्या ये सारे आंसर भी निकाल सकते हैं आराम से? ये पीरियड नंबर निकालना हमने ऑलरेडी सीख लिया, इसको हम लोग डायरेक्टली यहां से भी कर सकते थे। जैसे मान लीजिए मैंने आपको बोला कौन सा? 4D, तो देख लो 4D ये रहा, 4D बिलोंग्स टू 5th पीरियड, ये वैसे भी आ जाता। ठीक है, आगे बढ़ता हूं, ध्यान सुनना अगले पॉइंट को। आपको बोल रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कहने का मतलब क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स कहने का मतलब ये, एनसीईआरटी में एक लाइन दे रखी है आपको, वो लाइन ये है कि किसी भी पीरियड में कितने एलिमेंट्स आएंगे, ये पूछ रहा है। जैसे फर्स्ट पीरियड में आप जानते हो हाइड्रोजन और हीलियम आता है, सेकंड पीरियड में लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन आता है। तो एनसीईआरटी एक लाइन बोलती है किसी भी पीरियड में उतने एलिमेंट्स आएंगे जितने उस पीरियड में डब्बे होंगे। डब्बे मतलब ऑर्बिटल, जितने डब्बे होंगे ना उससे डबल, उससे ट्वाइस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ट्वाइस द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। क्यों? क्योंकि एक डब्बे में आप कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो? 2। एक बात बताओ, आप मुझे बताओ एस में कितना डब्बा होता है? 1। इस पीरियड में एस के अलावा और कोई है भी नहीं, मतलब इसमें एक ही डब्बा, और इस डब्बे में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। तो बस ये आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। मतलब फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स आएंगे? 2।
मैं इसको कैसे बोलूंगा, एनसीईआरटी क्या बोलता है पहले वो भी समझ लो, और मैं क्या बोलूंगा वो भी समझ लो। एनसीईआरटी बोलता है, मान लो आपने बोला सेकंड पीरियड, कौन सा पीरियड बोला, सेकंड पीरियड में कौन कौन आया था, 2s और 2p। देख लीजिए सेकंड पीरियड में कौन कौन आया, 2s और 2p। अब ये 2s 2p अगर याद करना है तो इसका भी तरीका बता देता हूं, ध्यान सुन लेना। ये तो अभी अपन लोगों ने है ना पूरा लेंदी मेथड जो है, कॉन्सेप्ट जो है उसको समझा। अब इसको शॉर्टकट टेक्निक में कैसे करना है उस पर भी बात समझ लो। एस को बोलेंगे स, पी को बोलेंगे प, डी को बोलेंगे ड, और एफ को बोलेंगे फ। क्या बोलेंगे, स प ड फ। ठीक है, सुनना मेरी बात। अब एक बात समझे, पहले पीरियड की अगर मैं बात करूं, पीरियड नंबर अपने पास कौन कौन से हैं बेटा, 1 2 3 4 5 6 7। ध्यान सुन लो, पहले पीरियड में कौन आएगा, पहले पीरियड में स आएगा। कौन आएगा पहले में, स। ठीक है, उसको अलग से याद रख लें, बाकी सब दो दो बार रिपीट होंगे, ध्यान से देखते जाइएगा। स सप सप, क्या आया, स सप सप। फिर कौन आया, सड़प सड़प, सड़प सड़प। फिर कौन आया, सफ डप सफ डप। ध्यान सुन लो, सीक्वेंस दिमाग में फिट करिए। पहले पीरियड में कौन आएगा, स। दूसरे में कौन आएगा, सप। दूसरे में कौन आएगा, सप। फिर सड़प, फिर से रिपीट होगा सड़प। फिर आएगा सफ डप। फिर कौन आएगा, सफ डप। दिमाग फिट कर लीजिए। सबसे पहले कौन आएगा, स। दूसरे तीसरे में सप सप, तीसरे मतलब चौथे पांचवें में सड़प सड़प, और छठे सातवें में सब डप सब डप। क्या आप इसके साथ ये बता सकते हो कि एस के साथ जो यहां नंबर आएगा वो कौन सा आएगा बेटा, 1 आएगा, यहां क्या आएगा 2, यहां आएगा 3, यहां आएगा 4, यहां आएगा 5, यहां आएगा 6, यहां आएगा 7। क्या आप पी के साथ क्या आने वाला नंबर बता सकते हो, हाँ पी के साथ कौन सा नंबर आएगा, 2 3 4 5 6 7, क्योंकि एन के बराबर ही चलता है इसमें। अच्छा, डी के साथ जो नंबर आएगा वो एन आएगा या n-1 आएगा, n-1 आएगा। क्या आप बता सकते हो यहां पर अगर n4 है तो डी कौन सा होगा बेटा, 3d 4d 5d 6d और 4f और 5f, 2 का गैप रहेगा। ये अपन ने जो पीछे टेबल बनाया उसको अपन ने डायरेक्टली यहां पर फिल करना सीख लिया। क्या बात क्लियर है आपको। अब सुनो क्या कह रहा है एनसीईआरटी वो समझिए। अब एस में कितना डब्बा होता है, 1। एस में कितना डब्बा होता है, 1। और पी में कितना डब्बा होता है, 3। भैया इस पीरियड में टोटल डब्बे कितने आएंगे, 4। मुझे बताइए अगर मैं 5th पीरियड की बात करूं तो 5th पीरियड में एस का 1 डब्बा, डी में 5 डब्बे और पी में 3 डब्बे। जितने डब्बे हैं ट्वाइस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ट्वाइस द या ट्वाइस द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, है ना। ये कह दें मतलब यहां डब्बा है 1, यहां डब्बा है 4 टोटल, है ना। यहां टोटल डब्बा है 9। जितना डब्बा उससे ट्वाइस द नंबर ऑफ एलिमेंट, मतलब यहां 18 एलिमेंट आएंगे, यहां 8 एलिमेंट आएंगे और यहां 2 एलिमेंट आएंगे। और उसको अपन डायरेक्टली भी कर सकते हैं। डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं, एस में कितना इलेक्ट्रॉन आता है, 2। एस में कितना इलेक्ट्रॉन आता है, 2। ठीक है, 2 और 6 कितने हो गए, 8। यहां पर देखिए 2 10 6, ये ऐसे भी हो सकता है। तो अपन इसी को करेंगे, ध्यान से देखिए। मुझे बताइए इसमें कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 लिख दिया। इसमें 2 और 6 टोटल 8। क्या ये सप है तो ये भी तो सप है, कहानी तो सेम आएगी। यहां पर कौन आ रहा है, सड़प। 2 10 6 कुल मिला के 18 सेम आ जाएगा। 2 14 10 6 टोटल करिए 32 आएगा। तो यहां भी 32 और यहां भी 32। ये जो 2 8 8 18 18 32 32 आया, इसी को आगे जाके मैजिक नंबर बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, मैजिक नंबर। अगर आपको मैजिक नंबर याद हो तो ये 2 8 8 18 18 32 32 जो होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, मैजिक नंबर्स बोलते हैं। ध्यान सुनिएगा अगली बात, एटॉमिक नंबर। ये बात बताओ, पीरियोडिक टेबल जो आप बनाते हो, इस पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले किसी भी पीरियड की बात करूं मैं, किसी भी पीरियड की बात करूं, फर्स्ट की बात करूं, सेकंड की बात करूं, थर्ड की बात करूं, फोर्थ की बात करूं, क्या पीरियड की शुरुआत इन एलिमेंट से होगी या नहीं होगी बेटा, होगी। और पीरियड का खात्मा क्या इनके ऊपर होगा कि नहीं होगा बेटा, होगा। मतलब कोई भी पीरियड जो आप बनाओगे लेफ्ट टू राइट, उसकी शुरुआत होगी ग्रुप नंबर 1 से और खात्मा होगा ग्रुप नंबर 18 पर। तो हमें यह पता लगाना है कि इसका और इसका एटॉमिक नंबर क्या है, उसके बीच में जो जो एटॉमिक नंबर आ सकते होंगे वो सब आ जाएंगे। आइए देखिए इसी पे बात कर रहे हैं। अच्छा, क्या फर्स्ट पीरियड को, सॉरी फर्स्ट ग्रुप को याद करने का तरीका आपको पता है,
क्या होता है उसको याद करने का तरीका? है ली ना की रब से फरियाद। क्या तरीका होता है लीना की रब से फरियाद। आइए देखिए, इसको यहां पर लिख भी देता हूं, है ली ना की रब से फरियाद। जिसको याद है ठीक है, जिसको नहीं याद है याद कर लेना। पहला वाला जो ग्रुप होता है उसको याद करने का तरीका क्या होता है ली ना की रब से फरियाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, क्या हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर पता है सबको? अरे बोलो क्या है? ये नहीं पता, खेल खत्म है बेटा। अगले साल की तैयारी कर रहे हैं फिर अपन, ठीक है ना? हाँ, वैसे अपन तैयारी तो अगले साल की कर रहे हैं, पर अगले साल मतलब उसके अगले साल की तैयारी हो जाएगी फिर, ठीक है ना? तो है लीना की रब से फरियाद। अच्छा मुझे बताइए, इनर्ट गैस की कहानी बताओ। इनर्ट गैस में सबसे पहला एलिमेंट कौन आता है? हीलियम। फिर कौन आता है? नियॉन। फिर कौन आता है? आर्गन। फिर कौन आता है? क्रिप्टॉन। फिर कौन आता है? जेनॉन। फिर कौन आता है? रेडॉन। लास्ट में आएगा ऑगी। ऑर्गानेसन, ऑगी बोलूंगा मैं इसको, क्या बोलूंगा? ऑगी एंड द कॉकरोचेस, देखा? बस ये वही है, ऑगी। साथ निभाएगा ये ऑगी आखिरी तक आपका। ये आखिरी एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, 118वां एलिमेंट है ये, ठीक है? अच्छा, याद करने का तरीका आपको जो भी पता हो, ठीक है, मैं जो बोलूंगा वो बोल देता हूं। हीना, नीना और करीना, जीनत, रानी, ऑगी। ठीक है, क्या बोलेंगे? हीना, नीना और करीना, जीनत, रानी, सारी एक्ट्रेस हैं। ठीक है, तो हीना, नीना और करीना, जीनत, रानी, ऑगी। ठीक है, अब आगे देखें। इसका एटॉमिक नंबर बताइए क्या है? क्या है? 2। इसका एटॉमिक नंबर 2 है। अच्छा, अगर ये पीरियड यहां पर खत्म हुआ तो अगला पीरियड शुरू हुआ लिथियम से, तो 2 के जस्ट बाद जो एटॉमिक नंबर आएगा वो आएगा 3। ये क्या होता है? 10। 10 के जस्ट बाद कौन आएगा? 11। इसका एटॉमिक नंबर होता है 18। इधर का एटॉमिक नंबर 18 के जस्ट बाद कौन आएगा? 19। ये खत्म होता है 36 पे। फिर यहां पर आए तो 37। ये खत्म होगा 54 पे। ये आ जाएगा 55। ये आ जाएगा 86। ये आ जाएगा 87। और ये आ जाएगा लास्ट में 118। कोई भी एटॉमिक नंबर अगर आपको दे दिया जाए, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोल दूं कि एक एटॉमिक नंबर है 69, कौन सा नंबर है? खतरनाक नंबर है, ठीक है? तो अगर इस नंबर की बात करी जाए तो क्या ये नंबर इस रेंज में आएगा कि नहीं आएगा? बोलिए आएगा। इसका मतलब है कि आपको यह पता होना चाहिए कि दिस एटॉमिक नंबर बिलोंग्स टू 6th पीरियड। आपको किसी भी एलिमेंट का पीरियड नंबर अगर पता लगाना है, जैसे मान लो मैंने बोल दिया 96, बताइए क्या 96 एटॉमिक नंबर इस रेंज में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। मैंने आपको बोल दिया एक एटॉमिक नंबर 35, तो क्या हम पहचान सकते हैं कि वो 35 इनके बीच में आएगा? मतलब कौन से पीरियड में आएगा? 4th पीरियड में आएगा। एक और बात अब यहां पर सुने, देखो ध्यान से। सबसे पहले हमने यहां पर पीरियड, ग्रुप और नंबर ऑफ एलिमेंट्स की और एटॉमिक नंबर की तो बात कर ली। अब लास्ट पॉइंट जो हमें यहां पर समझना वो है, 4 नाम आपको बता रहे हैं। एक होता है शॉर्टेस्ट, एक होता है शॉर्ट, एक होता है लॉन्ग, एक होता है लॉन्गेस्ट। आप इसमें जरा नंबर्स देखिए, कौन कौन सा नंबर आ रहा है? 2, कौन सा नंबर आ रहा है? 8, कौन आ रहा है? 18, कौन आ रहा है? 32। ये 4 नंबर हैं, 2, 8, 18, 32। इनमें से शॉर्टेस्ट किसको बोला जाएगा? 2 को। शॉर्ट किसको बोला जाएगा? 8 को। लॉन्ग किसको बोला जाएगा? 18 को। और लॉन्गेस्ट किसको बोला जाएगा? 32 को। तो अगर फर्स्ट पीरियड की बात करें ना बेटा, तो फर्स्ट पीरियड को शॉर्टेस्ट पीरियड भी बोला जाएगा, क्योंकि उसके पास सबसे कम नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि विच पीरियड इज नोन एज शॉर्टेस्ट पीरियड, तो आपका आंसर क्या होगा बेटा? फर्स्ट पीरियड इज नोन एज शॉर्टेस्ट पीरियड। बताइए शॉर्टेस्ट पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? हाइड्रोजन एंड हीलियम। आगे बढ़ जाए, इस पीरियड को क्या बोलेंगे? शॉर्टेस्ट बोलेंगे या शॉर्ट बोलेंगे बेटा? शॉर्ट। इसको बोलेंगे शॉर्ट पीरियड और इसको भी बोलेंगे शॉर्ट पीरियड। इसको बोलेंगे लॉन्ग पीरियड और इसको भी बोलेंगे लॉन्ग पीरियड। इसको बोलेंगे बेटा लॉन्गेस्ट पीरियड और इसे भी क्या बोला जाएगा? लॉन्गेस्ट पीरियड। एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं आपसे, ये तो आपको लिखना ही है, लिखो पहले, एक तो काम करो, उसको लिखो फटाफट, छापिएगा। 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। जिसकी लिखने की रफ्तार धीमी हो, कल से सेटिंग करके बैठना, जो तेज लिखता उसके पास, ताकि कुछ रह जाए तो व्यवस्था रहे आपके पास। और कोशिश यही करें कि हाथ तूफानी रफ्तार से चलाएं। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। घर पे जैसे तेजी से हाथ चलाते हो वैसे यहां भी चलाएं। जिसको समझ में आए ठीक है, वरना पोगो देखो।
चलिए बेटा, है ना, क्वेश्चन बोल दे रहा हूँ, लिखना स्टार्ट करेंगे, बाकी ये बोर्ड पे ही है, लिखते रहना आराम से, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए। अभी तो ये बोर्ड पे, अगली बार से बोर्ड पे भी नहीं रहेगा, फिर क्वेश्चन लिखने पड़ेंगे, इसलिए बोल रहा हूँ लिखने की रफ्तार तूफानी कर लीजिए, ठीक है। ये स्पीड बढ़ा लो, क्योंकि ये काम आएगा। होता क्या एक्चुअल में, लास्ट में फिर सिलेबस खत्म करना जब होता है ना, तो फिर या तो एक्स्ट्रा क्लास बुलाई जाएंगी, ठीक है। अभी तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, पर लिखने की स्पीड जितनी तेज रखोगे उतना आप फायदे में रहोगे, क्योंकि टाइम दो जगह पे एडजस्ट होगा लास्ट में, मैं आपको पहले बता दूं, है ना। या तो लिखाने में टाइम एडजस्ट होगा या समझाने में एडजस्ट होगा। लिखाने में एडजस्ट हो गया तो ठीक है, समझाने में एडजस्ट कर दिया अगर फैकल्टी ने, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए लिखने का रफ्तार तेज रखो, है ना, काम आएगा, बोर्ड्स में भी काम आएगा आपको, तो स्पीड तेज ही रखे लिखने की, है ना। चलिए क्वेश्चन बोल रहा हूँ, लिखेगा धीरे धीरे, अब ऐसा नहीं कि 2 दिन में स्पीड तेज हो जाएगी, है ना। जितनी अभी तक स्पीड रही उसको बढ़ने में समय लगेगा, एक आध हफ्ते में आप ऑटोमेटिकली ट्रेन हो जाएंगे, बट कोशिश अभी से करते रहे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लिखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड, विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड इज नोन एज, विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड इज नोन एज शॉर्टेस्ट पीरियड, विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड इज नोन एज शॉर्टेस्ट पीरियड। ऑप्शन लिखिएगा, ऑप्शन लिखिएगा, फर्स्ट, अगला ऑप्शन सेकंड, अगला ऑप्शन फोर्थ, अगला ऑप्शन सिक्स। फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, सिक्स, बताइए करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। फर्स्ट। शॉर्टेस्ट पीरियड मतलब जिसमें सबसे कम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, और सबसे कम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कौन से पीरियड में दिख रहे हैं, फर्स्ट, इसलिए उसको क्या बोलेंगे बेटा, शॉर्टेस्ट पीरियड। अगला क्वेश्चन लिखिए। डिटरमाइन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट, डिटरमाइन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन, determine the number of elements present in shortest and longest period respectively, determine the number of elements present in shortest and longest period respectively। ऑप्शन लिखेंगे, पहला ऑप्शन 2,2, अगला ऑप्शन 2,32, तीसरा ऑप्शन 32,2, लास्ट ऑप्शन 32,32। करेक्ट आंसर इज 2,32, सेकेंड ऑप्शन। शॉर्टेस्ट में कितने एलिमेंट होते हैं बेटा, 2, और लॉन्गेस्ट में कितने एलिमेंट होते हैं, 32। अगला क्वेश्चन लिखे। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फोर्थ एलिमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फोर्थ एलिमेंट ऑफ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फोर्थ एलिमेंट ऑफ सेकेंड शॉर्ट पीरियड, which of the following is fourth element of second short period। पहला ऑप्शन लिखें, पहला ऑप्शन लिखें कार्बन, अगला ऑप्शन लिखें बोरॉन, अगला ऑप्शन लिखें फास्फोरस, अगला ऑप्शन लिखें सिलिकॉन। क्या है आंसर इसका, बताइए, सोचिए, समझिए। अरे बताओ सेकेंड शॉर्ट पीरियड कौन है, सेकेंड शॉर्ट पीरियड कौन है, अरे सेकेंड शॉर्ट पीरियड कौन है, थर्ड पीरियड। शॉर्टेस्ट पीरियड इज फर्स्ट पीरियड, ठीक है। शॉर्ट 2 पीरियड है, ध्यान सुनना है ना, इसमें एक कंफ्यूजन होता है बच्चों को, नहीं तो इसको बोला हमने शॉर्टेस्ट पीरियड, इसको बोलेंगे फर्स्ट शॉर्ट पीरियड, इसको बोलेंगे सेकेंड शॉर्ट पीरियड, इसको बोलेंगे फर्स्ट लॉन्ग पीरियड, इसको बोलेंगे सेकेंड लॉन्ग पीरियड, इसको बोलेंगे फर्स्ट लॉन्गेस्ट पीरियड, इसको बोलेंगे सेकेंड लॉन्गेस्ट पीरियड। मैंने क्वेश्चन क्या बोला है, सेकेंड शॉर्ट पीरियड। सेकेंड शॉर्ट पीरियड मतलब किसकी बात हो रही है, थर्ड पीरियड। और थर्ड पीरियड का कौन सा एलिमेंट पूछा गया, फोर्थ, कौन होगा, सिलिकॉन। अरे भाई थर्ड पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर सिलिकॉन, तो आंसर विल बी सिलिकॉन। क्वेश्चन लिखें अगला, नेक्स्ट प्रश्न लिखें। अच्छा मान लो अगर आपको ये जो 4 ऑप्शन दिए गए थे इसमें से कार्बन को आंसर बनाना होता, अब उल्टा क्वेश्चन करते हैं, बताइए क्या बोलते हैं, क्या फोर्थ एलिमेंट ऑफ फर्स्ट शॉर्ट पीरियड, फर्स्ट शॉर्ट पीरियड आंसर होता कार्बन। थर्ड एलिमेंट ऑफ सेकेंड, थर्ड एलिमेंट ऑफ फर्स्ट शॉर्ट पीरियड, फर्स्ट शॉर्ट पीरियड मतलब सेकेंड पीरियड, फर्स्ट शॉर्ट पीरियड मतलब सेकेंड पीरियड, और सेकेंड पीरियड का थर्ड एलिमेंट बोलता तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन।
फोर्थ एलिमेंट बोलता तो कार्बन। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा हूं, लिखिएगा, डिटरमाइन द शेल नंबर, डिटरमाइन द शेल नंबर टू विच, डिटरमाइन द शेल नंबर टू विच, determine the shell number to which 5d 5d subshell 5d subshell belongs। ऑप्शंस बोल रहा हूं, 4 5 6 7, 4 5 6 और 7। अरे वही है बेटा सारे ऑप्शन, पहला ऑप्शन 4, अगला ऑप्शन 5, अगला ऑप्शन 6, अगला ऑप्शन 7, ऐसा है ना। करेक्ट आंसर क्या पूछा है, शेल नंबर पूछा है या पीरियड नंबर पूछा है? मुझे बताओ शेल नंबर कहां से पता चलता है? वो जो नंबर लिखा होता है साथ में, 5d पूछा है ना, तो 5d का मतलब क्या है, फिफ्थ शेल का डी सब शेल, तो शेल तो वही पता है, कौन सा आंसर है 5। अब अगला क्वेश्चन लिखो, पीरियड, यही क्वेश्चन है, बस आप वहां पर शेल नंबर के बदले क्वेश्चन में क्या लिख लोगे, पीरियड। डिटरमाइन, हाँ, टू विच पीरियड नंबर 5d सब शेल बिलोंग्स, ऑप्शन वही चारों हैं, ऑप्शन वही चारों, और इस बार करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, 6, क्योंकि 5d अगर मैंने लिखा है तो 5d के साथ बेटा जो ये n-1 है उसका वैल्यू कितना आ रहा है 5, और पीरियड नंबर किससे पता चलता है, n से, तो n-1 का वैल्यू 5 है तो n का वैल्यू 6 होना पड़ेगा, तो आंसर विल बी 6th पीरियड। ठीक है, बाकी ये सब अपन ने लिख लिया, इसके आगे और भी कुछ क्वेश्चन है वो कल डिस्कशन करेंगे। ये जो टेबल अभी बना हुआ है आपके सामने, इसको थोड़ा सा रिवाइज करके जरूर आइएगा, सड़प सड़प सबडप सबडप जो बताया है इसको रिवाइज करके आइएगा, क्योंकि इसके बेसिस पे कल खूब सारे क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, चलिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, बाय बेटा बाय।